टाइप के? पहला मैंडेटरी, दूसरा, अब यहाँ पे ये मैंडेटरी के 3 है, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 4 और रेगुलेशन नंबर 5, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पैच है इस पूरे चैप्टर का, ठीक। चलिए, अब मैंडेटरी ऑफर के रेगुलेशन नंबर 3 में दो सब रेगुलेशन आते हैं, सब रेगुलेशन 1 आता है और सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 1 को क्या बोलते हैं? इनिशियल एक्विजिशन। जब पहली बार स्टार्टिंग में आप कितनी लिमिट तक पहुंच जाओगे? 24.999 तक पहुंच जाओगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैंडेटरी ओपन ऑफर इनिशियल एक्विजिशन में तब देना पड़ेगा जब आप कितना लेना चाहते हो, 25 या 25 से ज्यादा लेना चाहते हो, ले लिया नहीं है। तो पहले लेना नहीं है, पहले ओपन ऑफर देना है, तब जाकर आप क्या करोगे, तब जाके आप क्या करोगे, ले सकते हो। तो 25 और 25 से ज्यादा। लेकिन हमेशा याद रखना, आप कितना भी ले लो, क्या 100% ले सकते हो? क्या मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 75। क्यों 75 तक? क्योंकि 25% तो जनता को भी रखना है अपन को, ठीक है। तो आप 100% नहीं एक्वायर कर सकते। चलिए, फिर हमने क्रीपिंग एक्विजिशन भी पढ़ा था। इन्होंने कहा ऑलरेडी आप एक बार ओपन ऑफर दे चुके हो, अब आप धीरे धीरे 5% तक का, धीरे धीरे 5% तक का आप बिना ओपन ऑफर के, बिना ओपन ऑफर के क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। क्रीपिंग मतलब क्या होता है? धीरे धीरे स्क्रॉल करना, जैसे बच्चा चलता है धीरे धीरे, है ना। तो कह रहे कि भाई धीरे धीरे खरीद सकते हो बिना ओपन ऑफर के। लेकिन मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ जाएगा जब आप क्या करोगे, 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा का क्या करते हो, एक्वायर करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया था। इनिशियल एक्विजिशन पूरा ये रीड कर लिया था, विद एग्जाम्पल देख लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं गई थी। अब आज जो हम करने वाले हैं दैट वाज क्रीपिंग एक्विजिशन, और क्रीपिंग एक्विजिशन की डिटेलिंग पढ़े, ठीक है। एक बार फिर से वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। इनिशियल एक्विजिशन आपके पास कितना है, 1% है। प्रपोज खरीदना चाहते हो, कितना खरीदना चाहते हो, 26। अब 26 तक का खरीदने का सोच रहे हो, मतलब वो 25 की लिमिट क्रॉस हो रही है। 25 की लिमिट अगर क्रॉस हो रही है तो साफ साफ बोल दिया भाई बिना ओपन ऑफर के काम नहीं चलेगा। आपके पास ऑलरेडी कितना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1%। कितना खरीदना चाहते हो, 23%। क्या 25 की लिमिट क्रॉस हो रही है? नहीं, 25 की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही तो ओपन ऑफर भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए, अब आ जाओ क्रीपिंग एक्विजिशन। एक्वायरर समझते हो ना, एक्वायरर कौन? एक्वायर जो खरीदना चाहता है, किसके साथ, पीएससी के साथ मिलकर, दोनों की लिमिट हमेशा साथ में देखना है, ठीक है। एक्वायर हु होल्ड 25% और मोर, मतलब ऑलरेडी आप पहला वाला रेगुलेशन फुलफिल कर चुके हो, आप इनिशियल एक्विजिशन कर चुके हो, पहली बार फर्स्ट टाइम ओपन ऑफर लेकर आ चुके हैं। अब सेकेंड बार आप क्या कर रहे हो, फिर से खरीदने का सोचो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 25 या 25 से ज्यादा है, लेकिन 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 कितने से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक होल्डिंग मतलब 75% से कम, मतलब 25 से 75% के बीच में है, ठीक है। कैन एक्वायर द एडिशनल शेयर, आप एडिशनल शेयर अगर खरीदना चाहते हो, मैं मेरे एग्जांपल में मैं रिलायंस कंपनी के 30% होल्ड करके बैठी हूँ, और मैं अगर एडिशनल शेयर्स खरीदना चाहती हूँ तो मैं खरीद सकती हूँ, एंटाइटल हिम, ठीक है। लेकिन कितना एक्साइज करना चाहती हूँ, क्या लिखा है, मोर देन 5। क्या लिखा है, मोर देन 5। अगर मैं मोर देन 5% खरीदना चाहती हूं तो ओपन ऑफर लाऊंगी वापस। अगर मैं कितना खरीदना चाहती हूँ, मोर देन 5%, मोर देन 5%, क्या इसे 5.1 बोल सकती हूँ? देखो क्या होता है नॉर्मल, क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़े तो मोर देन 5 से दिमाग में क्लिक होता है 6 7 8 9, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो 5.1 होता है। 5.2 3 पॉइंट के बाद सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो, तो मोर देन 5% मतलब कि 5% से ज्यादा खरीदने का सोच रहे हो तो साफ साफ बोल दिया, 5% से ज्यादा वोटिंग राइट लेने का सोच रहे हो, क्या लिखा है, एनी फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को एंड होता है, ओनली आफ्टर मेकिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे तो मिनिमम आपको, मिनिमम कितना एक्वायर करना पड़ेगा, 26%। 26% तो एक्वायर करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, आपको टिकर हो जाए। अब मेरे पास ऑलरेडी 30% है, मिनिमम इन्होंने क्या बोला, क्या लिख रहा हूँ, 26%, तो ऑब्वियसली मिनिमम हमेशा तुम नोटिस करो, ऊपर चाहे ऊपर की लिमिट देखो, मिनिमम क्या लिखा था, 26%। यहाँ पे भी क्या लिखा है, मिनिमम 26%, ठीक है। मिनिमम बोला, मैक्सिमम आपकी मर्जी। मिनिमम 26% की तो डिमांड करो, मैक्सिमम कितनी आपकी मर्जी चलेगी, 75 का जो लिमिट आ रही है वो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने कहा मिनिमम 26 करोगे तो कितना हो जाएगा, 56 तो आपको आराम से मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो, अब एग्जाम्पल,
क्रीपिंग एक्विजिशन की बात हो रही है, ऑलरेडी मेरे एग्जांपल में 30 था, इनके एग्जांपल में कितना है 26% आपके पास होल्ड है, ठीक है। अब आप और कितना खरीदना चाह रहे हो, क्रीपिंग एक्वायर करना चाह रहे हो कितना 3%। ओपन ऑफर देना है कि नहीं देना, ओपन ऑफर देना है कि नहीं देना, ओपन ऑफर तो तब देना पड़ेगा ना जब 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा, पहले वाले केस में नहीं देना। चलिए क्या लिखा है, प्री होल्डिंग कितनी है आपकी 26, दूसरा केस कितना खरीदना चाहते हो 6, अब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ये पूरा का पूरा उन्होंने समरी दी है, जो दो आपको पढ़ा है मैंने, रेगुलेशन 3 का 1 और रेगुलेशन 3 का 2, ठीक है। आ जाओ समरी पढ़ते। विद इन 25% नो नीड टू मेक ओपन ऑफर। अब ये लैंग्वेज इन्होंने गलत नहीं लिखी, आप खुद सोचो, हमने क्या पढ़ा है, कितने तक में नहीं देना 24.99 में, इन्होंने 25 लिख दिया क्योंकि कंफ्यूजन होती है। अब देखो ये डायरेक्ट लैंग्वेज ने ये बुक बनाया तो ये मिस्टेक, और ये मिस्टेक बहुत टाइम से इनकी चली जा रही है, ये इसको गलती को अभी तक ठीक नहीं करे। इन्होंने कहा कि भाई 24.99% लिखना था, ठीक है। 24.99% तक नो नीड टू मेक ओपन ऑफर, क्योंकि ओपन ऑफर तो कब देना पड़ता है, जैसे ही 25 टच कर लिया तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो इनका बस एरर क्या है, ये 24.99 नहीं लिख पाए। नेक्स्ट, इनिशियल थ्रेशोल्ड लिमिट इन्होंने 25 बोल दी, तो अगर आप नोटिस करोगे बोलते वक्त भी जब भी मैं भी एग्जांपल देती थी मैं भी 25 देती थी। क्यों 25 देती थी, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अगर उस टाइम पे मैं इतनी डिटेलिंग बताती नहीं बेटा 24.99 एक ट्रिगर लिमिट होती है, तब तो तुम पागल हो जाते। तो ये बुक भी अभी यही फॉलो कर रही है, वो भी इस ट्रिगर लिमिट से यही बोलना चाहती है कि मैं 25% की बात कर रही हूँ। अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी उन्होंने ये 25% वाली ही बातें लिखी है, क्योंकि ट्रिगर लिमिट 25 है, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियल थ्रेशोल्ड 25% ऑफ द लिस्टेड कंपनी अगर आप आते हो तब ट्रिगर आता है, तब आपको इनिशियल एक्विजिशन के टाइम पर ओपन ऑफर देना पड़ता है। तो ट्रिगर लिमिट इस 25 या 25 से ज्यादा रेगुलेशन नंबर 3 के सब रेगुलेशन 1 में, रेगुलेशन 3 के सब रेगुलेशन 2 में ट्रिगर लिमिट क्या है 5% या मोर देन 5%, मोर देन 5%। तो ये सारी बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, फ्रॉम एक्सीडिंग 25% टू, ये सब रेगुलेशन 2 बोलता है 25 से 75 के बीच में ऑलरेडी है, 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट ओपन ऑफर काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कब ऑफर देना पड़ जाएगा, जब 5% से ज्यादा, ठीक है। तो 75 ये बस इन्होंने कुछ बढ़िया सा बनाने का ट्राई किया, बढ़िया सा बन नहीं पाया, तो इसे देखकर कंफ्यूज बस मत होना तुम लोग, ठीक है। आ जाओ, अब इन्होंने कहा कि चलो फिर से समझाएंगे, ओपन ऑफर कितने टाइप के होते हैं, दो, मैंडेटरी और वॉलेंट्री। मैंडेटरी में रेगुलेशन नंबर 3 समझ में आया, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, और पूरी जब आपको लैंग्वेज मैंने पढ़ाई तो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट था, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट। तो रेगुलेशन नंबर 3 किसकी बात करता है, शेयर्स और वोटिंग राइट को एक्वायर करना। यहाँ तक चीजें क्लियर है। रेगुलेशन 4 कंट्रोल की बात करता है, 4-5 की बात नहीं करूँ, नीचे चल के जब पढ़ेंगे। फिर से 3 रिपीट रिपीट, पूरी लैंग्वेज वही 25% 5% जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऊपर। इन्होंने आपको एक दो बार इसलिए बस रिपीटेशन दिया आपके मॉड्यूल में क्योंकि ये कंसेप्ट अलग अलग तरीके से वो समझाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें हमें समझ में आ गई, वापस आपको बेयर के लैंग्वेज में लेकर जा रही हूँ। क्या रेगुलेशन नंबर 3 का सब रेगुलेशन 1 रीड किया था, समझ में आया था, 2 रीड किया था, समझ में आया था। चलिए अब ये क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट, मतलब फर्स्ट प्रोविजन, ये मेन प्रोविजन होता है। मैंने आपको बताया है जब हम लैंग्वेज रीड करते हो तो ये होता है मेन प्रोविजन, और इसका ये होता है फर्स्ट प्रोविजन। अगर नीचे फिर से प्रोवाइडेड दैट लिखा है तो सेकंड प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन शॉर्टकट है, प्रोवाइडेड दैट की बात कर रहे हैं, प्रोविजन की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दे रखा है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इसके बाद सब रेगुलेशन 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो इन शॉर्ट कुल मिला के कितने रेगुलेशन है, 3 का 1 2 3 4 5 है क्या, हाँ 5, टोटल 5। जब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में मैंने अभी क्या क्या बताया आपको, फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन, और क्या है एक्सप्लेनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पढ़ने जा रहे हैं, इसी की गहराई पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी आपको मेन प्रोविजन किस किस का पता चल गया है, 1 का पता चल गया और 2 का। अब 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 का फर्स्ट और सेकंड और एक्सप्लेनेशन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करूं, पूरा बस बैकग्राउंड बताए कि कैसे पढ़ने वाले, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अभी कुछ भी कहानी नहीं बताई है, ये अचानक से कुछ भी बात करने लगेंगे, सीधा से ए बी करने लगते हैं, ठीक है। ये वही सब है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट प्रोविजन कोविड के टाइम पे आया था, फर्स्ट प्रोविजन कोविड के टाइम पे आया था, ये आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, ये 2020-21 कोविड के टाइम पे ये बस अप्लाई किया था, ठीक है। तो आपके सिलेबस से हटा दिया है, ओल्ड सिलेबस में ये था।
लेकिन ये बस एप्लीकेबल कब है, 2021 की बात। तो अभी आप किस ईयर में एग्जिस्ट कर रहे हो बच्चा, 23-24 में है। तो क्या आप पे ये सारी चीजें लगने वाली है क्या, नहीं। अप्रैल में आ चुके तो और 24-25 हो गया। तो ये वाली बातों को सुनो भी नहीं, कुछ नहीं। प्रमोटर के सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि प्रमोटर तुम्हें खरीदना पड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे, टेक ओवर। अंबानी को बोल दिया कि भैया पैसे की बहुत शॉर्टेज हो रही है, तुम एक काम करो, कंपनी के शेयर्स खरीदो। अब जब अंबानी अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था तो उसकी लिमिट क्रॉस हो जा रही थी, ठीक है। जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जा रही थी तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये उस टाइम पे है। तो फर्स्ट प्रोविजन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, पुराने सिलेबस में था, हटा दिया गया। और सही लॉजिक के साथ ही हटा दिया गया था। उसमें भी नहीं देना था क्योंकि पुराना सिलेबस तो पिछले साल तक तो था ही भाई, ठीक है। और अभी भी है। कोई मतलब का नहीं है, पूछेंगे क्यों वो कि कोविड में क्या हुआ था 4 साल 5 साल पहले। अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो अभी तुम लॉ पढ़ रहे हो, खुदा ना खास्ता कभी आने वाले सालों में कभी कोई अनसर्टेनिटीज हो जाए, तो थोड़े टाइम के लिए ना लॉ को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, लेकिन वो बस थोड़े टाइम के लिए होता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, और आगे चल के एप्लीकेबल भी नहीं होता। तो ये कोविड वाले टाइम पे ने छूट दी गई, तो इसको थोड़ा सा स्किप। चलिए, मतलब ये वाला प्रोविजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट एक्वायरर नॉट एंटाइटल, किसका प्रोविजन पढ़ रहे हो, रेगुलेशन 1 का कि 2 का। 1 क्या था, इनिशियल, और 2 क्या था, क्रीपिंग। तो ध्यान रखना ये क्रीपिंग से रिलेटेड, जिसका प्रोविजन होता है ना उसके मेन प्रोविजन से ही रिलेट करना है। तो क्रीपिंग एक्विजिशन दिमाग में रखना। स्टार्ट करो। चलिए, प्रोवाइडेड दैट जो एक्वायरर है नॉट एंटाइटल टू एक्वायर या फिर एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट टू एक्वायर शेयर या वोटिंग राइट एक्सीडिंग सच नंबर ऑफ द शेयर्स वुड टेक एग्रीगेट शेयर होल्डिंग परस्यूएंट टू एक्विजिशन अबव। ये क्या बात लिखी है भाई, बताओ। साफ साफ बोला, हम बोले भाई 25%, इन्होंने जो यहाँ पे बोला ना 25%, ऑलरेडी आपके पास 25%, मैक्सिमम कितना होगा 75। बस यही बता रहा हूँ, कुछ नहीं, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस फर्स्ट प्रोविजन क्या बताया था, कोविड के टाइम पर लगता था, हट गया। सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है, मैक्सिमम लिमिट 75 है। प्लीज उसका ध्यान रखना क्योंकि 25% हमें जनता को रखना पड़ता है, अदरवाइज आप लिस्टेड इन रहोगे, डीलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी क्रीपिंग एक्विजिशन है, आपकी क्रीपिंग एक्विजिशन 5%, आपकी 25% ये कैलकुलेशन। तो इन कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि इसको एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। determining the quantum of the acquisition of the additional voting rights under this sub regulation। इस रेगुलेशन में हम 25% कट टू कट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 75 कैसे करेंगे, 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे हो रहा है। अब मैंने शेयर्स खरीदे, फॉर एग्जाम्पल मैं 5% की बात करूँ, अभी ये अप्रैल चल रहा है, ठीक है। अप्रैल में मैंने 3% खरीदा, मेरे पास ऑलरेडी 30%, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या ऑलरेडी 30% है, ध्यान देना। अभी मैंने कितना खरीदा, 3%, लिमिट क्रॉस हो रही है क्या, ओपन ऑफर देना है क्या, ट्रिगर आया मैंडेटरी ओपन ऑफर का, नहीं आया। 1% आया क्या, आया क्या, 3% आया क्या। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक में क्या हो रहा था, 4% हो रहा था। जैसे ही 3 और लेने का सोचा, मतलब कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। लिमिट तो भैया 5 के ऊपर ही क्रॉस हो जानी थी, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, ये 3% आप ले नहीं पाओगे, पहले मुझे क्या करना है, ओपन ऑफर देना है, जनता के सामने ये ऑफर रखना है कि मैं इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं ये 3% ले पाऊंगी, ठीक है। तो ये पूरी लिमिट मिला के, जरूरी थोड़ी ना एक ही बार में खरीदना है, अलग अलग भी खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा दो बातें। सबसे पहली बात क्या लिखा है, हम जब भी कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एक्विजिशन, अब थोड़ा बहुत अकाउंट्स वगैरह में पढ़ते हैं, ग्रॉस होता है नेट होता है, जब नेट होता है तो कुछ ना कुछ क्या होता है, डिडक्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस बेसिस में, हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस बेसिस में। अब आ जाओ, यहाँ पे उन्होंने बोला है, क्या लिखा है, नो नेटिंग ऑफ, ये नेट की बात करें, ग्रॉस नेट, नेट को बस क्या बोल दिया, नेटिंग कर दिया, ठीक है। नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है, नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है मतलब क्या, ग्रॉस एक्विजिशन अलाउड है। कैसे, आओ इस एग्जांपल को समझे। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का एग्जांपल देखे, स्क्रीन देखेंगे। सबसे पहले मिस्टर ए एक्वायरर है, ठीक है। इसकी अभी प्रेजेंट होल्डिंग कितनी है, 27, ठीक है। इसने अभी कितना खरीदा, 3%, टोटल कितना होता है पोस, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर में। अब जैसे ही उसने एक्वायर किया 3%, जैसे उसने एक्वायर किया 3%, मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर में लिमिट कितनी है, 5 तक में, लिमिट क्रॉस हुई क्या, ओपन ऑफर देना है क्या, नहीं, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। फिर उसने 1% खरीदा, फिर उसने कितना खरीदा, 1%, टोटल 4 हो गया, लिमिट क्रॉस करी क्या, नहीं।
उसने कहा कि भाई 4% हो गया, अगर अब मेरा खरीदने की इच्छा 3 है, मेरी खरीदने की इच्छा कितनी है 3, मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, एक काम करता हूँ पहले जो ये 4% मैंने खरीद लिया ना इसे कहीं ठिकाने लगा देता हूँ, मैंने खरीदा है ना, मैं किसी रिलेटिव को ना इसे दे देता हूँ, ताकि दिखने में क्या लगेगा कि पूरे साल में मेरे तो पास, फिर मैंने खरीदा तो मैंने 3 ही खरीदा, पहले उसने 3 खरीदा, फिर उसने 1 खरीदा, टोटल हो गया 4, ये खरीदा और ये क्या बोल रहा है डिस्पोज ऑफ, क्या बेचा इसने, अब क्या किया 4% बेच दिया, जो उसकी पहले 30 से 31 हुई थी अब कितनी होगी 27, और फिर वो दोबारा से 3% खरीदा और अपने को 30, ये बोलता है कि देखो पहले मैंने 3% खरीदा था, पहले भी 30 था अभी भी 30, इन्होंने कहा कि सुनो हम ग्रॉस लेंगे, पूरे साल भर में आपका बस खरीदा खरीदा देखेंगे, जो आपने बेचा ना उसे साइड कर देंगे, कुछ नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है, क्या नेटिंग ऑफ समझ में आ रहा है, हम नेट नहीं देखेंगे कि जो आपने माइनस कर दिया, हम आपका माइनस वाला पोर्शन देखेंगे नहीं, क्योंकि आपने पक्के से जुगाड़ से क्या कर रखा है, किसी पीएसी को दे रखा है, अब पीएसी की लिमिट तो आपको पता ही है, पीएससी में हमने बेस्ट ट्राई किया कि सारे लोग को हम कवर कर ले, लेकिन स्टिल आपने किसी एक बंदे को ढूंढ निकाला जिसको दे दिया दोस्त को, तो फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ बोला हम ग्रॉस देखेंगे, ग्रॉस से मतलब क्या है, तुम्हारा 3%, 1% और फिर 3% जो आपने लिया, टोटल कितना होता है, टोटल होता है आपका 7%, आप लिमिट क्रॉस करो, दैट वॉज ग्रॉस एक्विजिशन, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो हम कैलकुलेट करते वक्त ग्रॉस एक्विजिशन का ध्यान रखेंगे, नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया, ये लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ द एक्विजिशन एडिशनल वोटिंग राइट, जब देखेंगे तो साफ साफ बोलते हैं भैया हमारा फोकस ग्रॉस है, विदाउट कंसिडरिंग डिस्पोजल, आपने जो बेचा हम नहीं देखेंगे, आपने जो भी डाइल्यूट किया, आपने किसी भी एक्स वाई जेड तरीके से अपने वोटिंग राइट को कम करने का ट्राई किया, कैसे फ्रेश इशू लाकर कुछ भी आपने ऐसा किया, हम इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे, हम तो बस ये देखेंगे आपके पास कितने शेयर है, आपके पास एक बार 3% आए, 1% आया, फिर से 3 आए, तो टोटल 7% है, तो ये पूरी कैलकुलेशन उन्होंने यहाँ पे बताया, हम 7% को देखेंगे, ऐड करेंगे सारे एक्विजिशन, बेचने वाली चीजों को हम कंसीडर करेंगे नहीं, कुछ नेट ऑफ नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई, सबके साथ मिलाकर सिंगल भी देखेंगे या फिर पीएसी के साथ भी देखेंगे, हम्म हम अज्यूम करेंगे, हम डीम्ड मानेंगे कि आप उन्हीं इसी इंटेंशन से कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक खरीदा, बीच में बेचो फिर खरीद रहे हो, जब आपको खरीदना ही था तो बेचा क्यों, क्या बात समझ में आ रही है, पक्का कुछ झोल है जो हमें नहीं घुसना, तो हम इन छोटी छोटी बातों में घुस नहीं सकते, तो हम मान लेंगे कि ये आपका ही पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग है इससे बचने का, ठीक है, पीएससी की डेफिनेशन में चाहे आए चाहे नहीं, आपने किसी को भी एक्स वाई जेड को बेचा, बेचने के तुरंत बाद आप खरीद कैसे रहे हो, जब आप खरीद रहे हो तो हम आपका बेचना मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे भाई आप ही के पास है, छुपा के रखा है, ठीक है, भले वो जेन्युइन केस हो, क्योंकि अब देखो ना, अब इतनी छोटी छोटी बातों में घुसे ही रहेंगे, प्रूफ ही करने वाले जाएंगे, इतने बड़े बड़े केसेस हाथ से छूट जाएंगे फिर, ठीक है, पहला कैलकुलेशन समझ में आया, चलो नेक्स्ट, ये पूरा बस एग्जाम्पल को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्या लिखा है, इंक्रीमेंटल वोटिंग राइट इन केस ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू लेकर आए, रिलायंस कंपनी ने बोला मैं इशू कर रहा हूं, मैं भी दौड़ कर वो इशू ले लेती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही हूँ ना, तो भाई वो भी तो कंसीडर करेंगे, इन केस एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर बाय द टारगेट कंपनी, मेरे एग्जांपल में टारगेट कंपनी रिलायंस कंपनी है, टारगेट कंपनी नए शेयर इशू करती है, द डिफरेंस बिटवीन द प्री अलॉटमेंट, पहले मेरा 30% था, नए शेयर इशू किए, मैंने 2% खरीद लिया, मैंने 2% खरीद लिया तो 32 आया, क्या लिमिट क्रॉस हो रही है मेरी, 2% ही है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भाई मैं खरीद रही हूँ 8%, लिमिट क्रॉस हो रही है ना एक फाइनेंशियल ईयर की, एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो ये आपको पहले ओपन ऑफर देना है तब लेना है, अदरवाइज नहीं ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका प्री अलॉटमेंट और आपका पोस्ट अलॉटमेंट परसेंटेज देखेंगे और शेल बी रिगार्डेड एज अ क्वांटम ऑफ द एडिशनल एक्विजिशन, तो इन शॉर्ट दो एक्सप्लेनेशन पढ़े, पहला पूरा ग्रॉस देखेंगे, दूसरा जब कभी भी रिलायंस कंपनी ने नए शेयर इशू कर रखे हैं और आप जाकर उसे खरीद लेते हो, तो हम ये नहीं मानेंगे कि भाई आप स्टॉक मार्केट से चुपके चुपके, ये तो बोल रहा है कि मैं तो सामने से खरीदा, भले ही सामने से खरीदा, हम आपका टोटल कंट्रोलिंग पावर तो बढ़ते देख रहे हैं ना, एक साल में आपको 5 अलाउड है, 5 से ज्यादा मत लो, तो अगर आप वो भी लोगे तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा, क्या ये बातें समझ में आई, तो इस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है, क्लैरिटी है, क्वेश्चन रीड करो, बस क्वेश्चन रीड करना है, बेस क्या है कैलकुलेट करने का, अभी जो दो एक्सप्लेनेशन पढ़े वही दो बेस है, पहला क्या पढ़ा,
ग्रॉस एक्विजिशन, नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है। दूसरा क्या पड़ा, कुछ भी इंक्रीमेंट होता है नए शेयर इशू किया आपने वो भी खरीद लिया तो ये सबको भी कंसीडर किया जाएगा और टोटल देखा जाएगा। और एक साल में भले आपने अलग अलग तरीके से किया, एक बार आपने मार्केट से खरीदा और नए शेयर इशू किए, तो भैया दोनों को मिलाकर हम देखेंगे 5 की लिमिट है तो कोई टेंशन नहीं, 5 के ऊपर गए तो ओपन ऑफर दो पहले फिर खरीदना। डन, पक्का? तो सेम वही लिखा है। आ जाओ इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझेंगे जो कुछ भी समझा। अब ये आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन, मैंडेटरी ओपन ऑफर, ट्रिगर कब दबता है, कंपनी एक XYZ है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। कितने शेयर्स, 1 लाख के शेयर्स है। मिस्टर ए के पास इसके कितने हैं, 24, जो कि 24% शेयर। देखो 24% में तो कोई टेंशन नहीं है। कब आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा, 25 में देना पड़ता है, 25 से 25 से ज्यादा, अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन वही बोल रहा है। इनिशियल एक्विजिशन फिर से उन्होंने बताया है, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, क्रिपिंग फिर से ये कंसेप्ट बता रहे हैं। कंसेप्ट तो नहीं पढ़ने वाली क्योंकि पता है तुम लोग को, ठीक है। आ जाओ, अब 24% में तो कोई टेंशन नहीं है। ही डिसाइड टू एक्वायर, इसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, एडिशनल शेयर खरीदने का। कितना, अब पहले 24 था, 6000 खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो साफ साफ बोल दिया भाई तुम 30 में जा रहे हो तो फिर आपका ट्रिगर आता है और मैंडेटरी ओपन ऑफर आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप 25 की लिमिट क्रॉस करो। पहला एग्जांपल समझ में आया, डन। दूसरा, फर्दर एक्विजिशन, फर्दर क्या था, क्रिपिंग, ठीक है। आ जाओ, मिस्टर ए के पास अब 30% है, 30,000 है, मतलब 30% है क्योंकि इनिशियल कर चुका है। अब वो क्या कर रहा है, 5,000 और बढ़ाना चाह रहा है। अगर वो 5,000 ले रहा है, मुझे बताओ लिमिट क्रॉस हो रही है, एक साल में कितना कर सकता है, 5, ठीक है। 5 ही कर सकता है ना, कि 5 से ज्यादा कर सकता है, मैंडेटरी ओपन ऑफर लाना पड़ेगा तब 5 से ज्यादा कर सकता है, ठीक है। दिस सेकंड एक्विजिशन ट्रिगर अनदर मैंडेटरी ओपन ऑफर। इनसे क्या गलती हुई है, एग्जाम्पल में गलती करी है उन्होंने, क्या, हाँ ये क्या लिखा है, 5,000 शेयर्स टेकिंग टोटल, वो 5,000 ले रहे, 30% से अब कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। दिस सेकंड एक्विजिशन, ये बोल रहा है ट्रिगर हो गया है, अनदर मैंडेटरी ओपन ऑफर ऑलरेडी हेल्ड, 25 था 75, तो एडिशनल 5% और मोर। तो इस क्वेश्चन में ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ ना, 5% तक में थोड़ी ना ट्रिगर है, ट्रिगर क्या है, मोर देन 5, मतलब 1001 अगर ले लेता या 2 ले लेता, 1010 20 ले लेता तो ट्रिगर दबता, ठीक है। अब क्या है ना कि ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि इनसे एग्जाम्पल बनाने में भी गलती हुई और उधर भी गलती हुई, कहाँ, जो ये फ्लो चार्ट बनाने में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बेरेट की बस लैंग्वेज रीड करवाई ताकि आपको पता रहे। एक साफ साफ बेरेट में क्या लिखा है, मोर देन 5%। यहां अगर 5,000 ले रखा है तो ट्रिगर नहीं हुआ है। ट्रिगर कब होता, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने बस बोल दिया कि नहीं ये ट्रिगर हो गया, ट्रिगर नहीं हुआ, एक और ले लेना था उनको, 1 ले लेना था, ठीक है। बोथ द केसेस ए इज ऑब्लाइज टू मेक, इन्होंने कहा दोनों केसेस में क्या है, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, जबकि पहले वाले केस में देना पड़ेगा और दूसरे। तो हम एग्जाम्पल को बस सही करें कि ये क्या है, 5,001 शेयर लिया है तो फिर ट्रिगर दबता है। समझ में आ रहा है, पक्का? पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो आपका अब फाइनली रेगुलेशन 3 का 1, रेगुलेशन 3 का 2 अब खत्म होता है अच्छे से, ठीक है। क्या 3 स्टार्ट करूं, 1 एंड 2 अच्छे से पता है तो ही मैं 3 में जाऊंगी क्योंकि 3 की फिर अलग कहानी है। डन, समझू, पक्का पक्का। चलो आ जाओ 3 की कहानी। तुम अभी नोटिस करो मैं बार बार बोल रही थी एक्वायरर और पीएससी, एक्वायरर पीएससी, ठीक है। मान लो मैं और भूमिका, मैं एक्वायरर और भूमिका मेरी क्या होगी, पीएससी, दोनों मिलकर भी होता है तो ट्रिगर आता है ना। मेरे पास 4% है, मेरे पास कितने थे, 4%। भूमिका कह रही है कि दीदी मुझे ना 22% लेने का मन है, ट्रिगर हो रहा है क्या, हो रहा है, 22 लेने का मन है। तो क्या भूमिका 22 लेगी, नहीं, पहले ओपन ऑफर, फिर वो 22 लेने की इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो 22 ना दे, मिनिमम कितना देना है उसे, फिर 26 देना है। फिर कह रहे फिर क्यों 22, फिर तो भैया 26 ले लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि फिर क्या करना चाहते हैं हम, एक तरीके से, है ना, एक्वायर करना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा करो, हमें टेक ओवर करने की है, ठीक है। अब यहाँ तक चीजें क्लियर है, पहले बताओ क्लियर है। तो बार बार तुम देखो मैं ग्रुप को देख रही थी, तो रेगुलेशन 1 टू ग्रुप 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 कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं भाई इंडिविजुअल भी देखो, कह रहे हम इंडिविजुअल भी देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इंडिविजुअल भी देखेंगे। मेरा इंडिविजुअल भी देखा जाएगा और भूमिका का भी इंडिविजुअल, मतलब हर पीएससी का भी अलग अलग इंडिविजुअल देखा जाएगा। आओ एक बार रीड करें फिर आते हैं। एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है,
अब ये कोई भी हो सकता है, मतलब क्या, मैं भी हो सकती हूँ। मेरे एग्जाम्पल में रिलायंस कंपनी थी मेरी टारगेट कंपनी और मैं एक्वायरर थी। एनी पर्सन से मतलब मैं हूँ, कोई भी जो इस रिलायंस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्ट है। बच्चों रिलायंस कंपनी का प्रमोटर भी आ सकता है एनी पर्सन में वापस, ये बात याद रखना। अंबानी के पास भी अगर 25 से ज्यादा के शेयर्स आ रहे हैं ना, तो उसे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, पूरी जनता को ये बात पता होनी चाहिए। एनी पर्सन से मतलब कोई भी कंपनी के अंदर का बाहर का कोई भी XYZ, बात समझ में आ रही है? मतलब अंबानी भी 25-24 तक में है तो कोई टेंशन नहीं, जिस दिन वो 25 का सोचेगा तो वो भी पहले पब्लिकली ऑफर देगा, ठीक है? अगर नए शेयर इश्यू हो रहे, अभी ऊपर पड़ा ना, नए शेयर फ्रेश शेयर इश्यू हो रहे, तो भी वो, समझ रहे हो, तो भी बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मेन बताओ इसका पर्पस क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहे, सबको पता रहे। जब मैं खरीद रही तो पता था ना, तो अंदर का इंसान भी खरीद रहा है तो पता होना चाहिए, तो सबको, ठीक है? चलो, एनी पर्सन, एक्विजिशन ऑफ शेयर कोई भी पर्सन करता है सच दैट इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग, अभी मैं बार बार ग्रुप के साथ तो करना है, सिंगल भी अगर कोई लिमिट क्रॉस होती है तो भी आपको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग ऑफ सच पर्सन एक्वायरिंग दिस शेयर एक्सीडिंग द स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड, जो अभी हमने पढ़ा रेगुलेशन 1 और 2 में, शेल आल्सो बी अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक द ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग द शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी इररिस्पेक्टिव वेदर देयर इज चेंज इन द एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव में चेंज हो चाहे ना चेंज हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिना एग्जाम्पल के ये समझ ही नहीं आएगा। आओ थोड़ा सा एग्जाम्पल समझे, ठीक है? एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा बड़ा है, थोड़ा सा स्टिक रहेंगे यहीं पर। मैंने अभी तुम्हें कोर क्या बताया, इंडिविजुअल भी देखी जाएगी, ठीक है? चलिए, एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसका पेटा इक्विटी शेयर कैपिटल ए लिमिटेड कंपनी है, कितना है, कितना है बच्चा? 10,000, ठीक है? 1 अप्रैल 2014 में। अब उसके 3 प्रमोटर है, एग्जाम्पल में प्रमोटर ले रखा है, उसके 3 प्रमोटर्स है, ठीक है? ए प्रमोटर, बी प्रमोटर, सी, ठीक है? तो इन्हें प्रमोटर ग्रुप में बोल रही हूँ। चलिए, एक जो प्रमोटर है, ठीक है, सारे प्रमोटर का मिला के 40% होता है, वापस वापस 10,000 है कंपनी का शेयर कैपिटल, जिसमें से 4,000 जो कि क्या होता है, 40% होता है, ये किसी ग्रुप के पास है, ये किसी ग्रुप के पास है, ABC, ये सब मिलाकर PAC बोल सकती हूँ, ABC सब मिलाकर PAC बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? सबका इंटेंशन कॉमन है, PAC मतलब क्या, जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव भैया सब कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सबके पास टोटल मिलाकर 4,000 है, सबके पास टोटल मिलाकर क्या है, 4,000 है, ये समझ में आई? ABC तीनों का मिला के कितना है, 4,000, मतलब ये कितना एग्जिस्ट करते हैं, 40% ऑलरेडी है, मतलब एक बार ओपन ऑफर दे चुके होंगे। जब अगर ये 40% तक आ रहे, मतलब ट्रिगर लिमिट तो पहली वाली आ चुकी होगी इनिशियल 25% वाली, तो ओपन ऑफर ला चुके होंगे, ठीक है? फिर धीरे धीरे क्रिपिंग एक्विजिशन हो रहा होगा, हर साल ये लोग स्मार्टली क्या काम करोगे, 5% कर कर टेक ओवर करने का प्लान है। लेकिन अभी तक ये कहां तक पहुंच चुके हैं, 40% तक पहुंच चुके हैं। अभी प्लान पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन सक्सेसफुल करना चाहते हैं, ठीक है? धीरे धीरे स्मार्टली तरीके से बढ़ रहे हैं। चले, प्रमोटर कंप्राइज जो मिस्टर ए है, उसकी शेयर होल्डिंग हमें क्या दिख रही है, कितनी है, 2200। इस 4,000 का बाइफर्केशन बता रहे, इस 4,000 का बाइफर्केशन बता रहे। मिस्टर ए के पास कितना है, 2200, जो कि 22% होता है। बी के पास कितना है, 1500, जो कि 15% होता है। और सी के पास कितना है, 300, जो कि क्या होता है, 3%। तो बाइफर्केशन की बात करें, इसमें वापस आएंगे, ए के पास कितना था, 22%, बी के पास कितना था, 15, और इसके पास कितना था, सब मिलाकर कितना होता है, 40%। यहां तक कोई दिक्कत, दिक्कत है तो पहले ही रोक दो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग स्मार्टली तरीके से फंसे क्या, यस, रुको, अब कौन खरीदना चाहता है, ठीक है? अब तुम ये कह रही हो कि 5-5%, तुम 2% खरीदा, मैंने 2 खरीदा, तुमने 2 खरीदा, किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 खरीदा तो तुमने 2 खरीदा, और वो 5 खरीदना चाह रही है, तो अब हम तो रिलेटेड है सब, हम इसकी, मैं कह रही हूँ, मैं, तुम खरीदना जा रही हो ना, तो मैं तुम्हारा पूरा चिट्ठा निकालूंगी, और तो इसके चिट्ठे में हम दोनों भी आ गए, तो हम दोनों की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो इसे ओपन ऑफर देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। अब मैं यही समझाने वाली हूँ, इसी क्वेश्चन का ही डाउट है कि इंडिविजुअल भी कब कब देना पड़ेगा, यही जो तेरा डाउट है, यही मेन इसका कंसेप्ट है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कहानी पिक्चर क्लियर है? चलो, 22, 15, 3। अब अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, रेगुलेशन 3 के सबसेक्शन 2 की बात कर रही हूँ। ये लोग धीरे धीरे खिसकते हुए आगे निकल रहे, ठीक है? 5-5-5 लेके खिसकते हुए आगे निकल रहे, लेकिन इन्होंने कहा चलो मिस्टर ए
तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ो, सब थोड़ा थोड़ा स्टेप ले रहे थे लेकिन 5% लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे थे। इनसे गलती क्या हो गई, 22% वाले को बोला कि तू थोड़ा सा आगे बढ़, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ा, इसकी इंडिविजुअल लिमिट क्रॉस हो रही है। कौन सी वाली, कौन सी वाली ट्रिगर हो रही है, इनिशियल वाली 25% वाली, इसकी सिंगल जा रही है। साथ में तो एक बार दे चुके, उसने बोला भाई आओ एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट करेंगे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया 800, किसको मिला, मिस्टर ए को। जैसे 800 होता है, 800 उसको और मिलता है, तो इन्होंने कहा कि अभी तक 40 था, 40,000 था, शेयर्स कितने थे 40,000, 800 और मिल गए, तीनों का क्लब करो, तीनों का एक साथ क्लब करो। तीनों का क्लब करूंगी तो उन्होंने कहा 44 हो गया। पहले कितना था, 40% था, यस और नो। 40% में कितना था, 40,000 था। अब कितना हो गया है, कितना हो चुका है, इन्होंने क्या बोल दिया है 4, अच्छा कुछ गड़बड़ लिखा है, ठीक है जो भी है फर्क नहीं पड़ता, 48, ठीक है। अब ये कह रही कि भाई 800 और बढ़ गया, 800 और अगर ये बढ़ जाता है परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हो तो कितना होता है 44%। यहां तक समझ में आ रहा है। इन लोगों ने मिलाकर अपना देखा कि भाई तूने अकेले ने खरीदा है तो हम 40 से कितना बढ़ते हैं 44%। तीनों की ओवरऑल लिमिट क्या 5% से एक्सीड हो रही है, क्या 5% से एक्सीड हो रही है। तो इन्होंने बहुत स्मार्टली खेला कि हाँ भाई 40 से 44 बढ़े, 5% के अंदर है, कोई ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर बी और सी लेते तो ठीक था, लिया किसने, ए ने। जब ए ने लिया कितना था उसका 22 था, 2200 था। जब वो 800 लेता है कितना होता है 3000 हो जाता है। 3000 मतलब कितना परसेंट हो जाता है 30%। मतलब वो सीधे से जंप करता है कितने से 22% से जंप करके किस में आता है 30% में। मतलब अब 30% में से 22% लेस करो, कितने का इंक्रीमेंट हुआ उसका, कितने का, क्या बात समझ में आ रही है। जब हम सबका मिलाकर देख रहे हैं, सबका जब मिलाकर देख रहे हैं तो 4% ही गया, क्योंकि ये लोग भी थे ना। लेकिन जब इस सिंगल का देखा तो इस सिंगल की लिमिट क्रॉस हुई है, कहां फंस गए, सबका 4% है और सिंगल का क्या है 8%, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इससे कर रहे हैं ना। वापस वापस वापस, चलो वापस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वापस वापस वापस, रुको 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 रुको। हाँ तेरा डाउट क्या है आस्था, तो पीएस, रुको रुको रुको, तुम्हारे डाउट में आ रही हूँ, पहले बाकी सब रुक जाओ, वापस आ जाओ। सबका पहले से 40% था कि नहीं था ये बताओ। मिस्टर ए का कितना था, मिस्टर ए का कितना था 22, बी का कितना था 15, इसका कितना था 3, 40 होता है ना, 40 होता है। तो ये कह रहे कि भाई जब हमने सबकी देखी, जब इसका 22, इन सब का जब हमने देखा तो ये कितना हो रहा है 40% से एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। पूरा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कितना था 40,000 था, 40,000 में कितना बढ़ा 8 बढ़ा, 800 बढ़ा, कितने था इनके टोटल शेयर इश्यू कितने हुए थे 10,000 थे, है ना। रुको रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, 4,000, 40,000, 40,000 है ना, ये 10,000 था, ये कुछ 1 लाख होना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन इधर उधर है, ठीक है। रुको रुको, चलो 4,000 कर लेते, ठीक है। 4,000 और 10,000 परसेंटेज में इसे कन्वर्ट किया, कितना होता है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बढ़ गए 800, जब 800 बढ़ते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करो परसेंटेज 44.44 छोड़ो, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है। जब 800 बढ़ा, जब 800 बढ़ा तो परसेंटेज में ओवरऑल चेंज कैसा है, क्यों, क्योंकि हमने पूरा ये निकाला, ये समझ में आया। जब हमने ये देखा कि भाई 40 से 44 बढ़ा तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर हमने इंडिविजुअली देखा कि भाई एक का 22 था, एक का 15 था और एक का 3% था। लेकिन 22 की इंडिविजुअल लिमिट कितनी हो गई 30% हो गई। इसकी खुद की, जब हम इसका प्री और जब इसका पोस्ट का पर्सनल जब लेवल में हमने देखा तो इसका इंक्रीमेंट कितना है 8%। ये कैलकुलेशन समझ में आई।
ये कैलकुलेशन समझ में आई? सबका एक साथ, क्योंकि सेट ऑफ हो गया सबके साथ, ठीक है, सबने। अब यहाँ ये बोलता है कि भाई तुम्हारा पर्सनल तो बढ़ गया ना, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग क्या होनी चाहिए थी? तुम बीइंग सीएस क्या कंसल्ट करते कि भाई तू मत ले, तू तो 22 के सिंगल हो जाएगा, तुझे क्या लेना चाहिए भाई, इन्हें इनको दे दो ना, 400 इसको दे दो, 800 इसको भी दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आठ ही बढ़ता है, थोड़ा सा ही बढ़ता है, तो भाई तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीइंग अ सीएस कंसल्टेंसी आपको ये प्रोवाइड करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको दे दिया। इसकी कौन सी लिमिट बढ़ गई, इंडिविजुअली। तो भाई इसको बोला कि भाई तू रुक जा, तू ये 800 नहीं ले सकता, तुझे क्या करना पड़ेगा, पर्सनल लेवल में फर्स्ट जो रेगुलेशन 3 का सब सेक्शन 1 था ना, वो ट्रिगर आपकी दब जाती है। और वो ट्रिगर कौन सी दबती है, 25% वाली। तो इसको सिंगल को पहले क्या करना है, पूरा तामझाम करना है, पूरा पैसा लगाना है, तब ये 800 को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये तो पहले एक्सेप्ट कर चुका है, पेनल्टी लगेगी कुछ नहीं, अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेगुलेशन के इसने ये लिया कैसे। बात समझ में आ गई? अब आस्था तेरा डाउट, तुम क्या कह रही थी बेटा? अब मांगना पड़ेगा ना, इसने तो, उसको तो पता ही नहीं था कि मुझ पे एप्लीकेबल हो रहा है। अब उसको पता चल गया कि उस पर एप्लीकेबल, पहली तो बात ये उसे ओपन ऑफर देना पड़ेगा, और फिर 26% वाली लिमिट भी मांगनी पड़ेगी, फिर वो पूरे लॉ प्रोसेस को करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बाकी सबको समझ में आया? आ गया? तो ये थी पूरी कहानी। अब एक बार इसे रीड करो फिर से मेरे साथ। एक्विजिशन ऑफ शेयर, acquisition of share by any person such that individual shareholding of such person acquiring share exceeding the stipulated threshold, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, shall also attracting the obligation to make the open offer for acquiring shares of the target company irrespective, ये वाली लाइन आप अच्छे से समझ, irrespective that there is change aggregate शेयर होल्डिंग विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्रीगेट केस में कितना चेंज हुआ, क्योंकि अभी जब हमने एग्जांपल देखा तो उसके एग्रीगेट में चेंज 4% था, लेकिन जब इंडिविजुअल देखा तो उसमें अच्छा खासा चेंज था, तो उसे खुद को अकेले को क्या देना पड़ेगा, पूरा पूरा ओपन ऑफर रेगुलेशन 3 का 1 देना पड़ेगा। समझ में आ गया? इतना अच्छा बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो ये चिल्लर तो आ ही जाना चाहिए। आओ मेरे साथ समझते हैं। मिस्टर ए, देखो मिस्टर ए था एक्सवाइजेड लिमिटेड का, ही प्रेजेंटली होल्ड, उसके पास कितने थे, 23। मिस्टर ए के पास 23% थे, और उसके ब्रदर के पास कितना था, 3%। 23 प्लस 3 कितना होता है, 26। तो पहला ये फर्स्ट वाली रेगुलेशन 3 का 1 वो दोनों मिलाकर दे चुके वापस, वो और उसका भाई दोनों मिलाकर दे चुके, डन। टुगेदर देयर होल्डिंग 26 होती है, पहला वाला दे चुके, अब वो क्रीपिंग में आ रहे। ए इन द व्यू ऑफ क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट, क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि भाई मैं 3% खरीद लेता हूँ। उसको क्या लग रहा है कि भाई 3% वो अकेला खरीद रहा है, जैसे ही वो 3% वापस, 23% उसका था, 3% उसके भाई का था, टोटल होता है 26%। इनिशियल ऑफर दे चुका है, अब उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं क्रीपिंग एक्विजिशन कर रहा हूँ। कायदे से क्रीपिंग एक्विजिशन किसको करना चाहिए, भाई को करना चाहिए, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, इंडिविजुअल लिमिट ट्रिगर हो जा रही है, तो इसको दोबारा से ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ये सोच रहे मुझे तो ओपन ऑफर देने की जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं इसको भी देना पड़ेगा। ये 3% लेने का सोच रहा है, ये सोच के कि मैं तो 5% की लिमिट के अंदर हूं, तो नहीं बच्चा इंडिविजुअली देना पड़ेगा। ये पूरा एग्जाम्पल यही आपको समझा रहा है, समझ में आ गया क्या? पक्का? अब जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है, 3 तक पढ़ लिया है, 4 कुछ नहीं है। 4 साफ साफ बोल दिया, एक शेड्यूल है डबल एक्स का, से भी आईसीडीआर, ठीक है, ये शेड्यूल यहाँ पे पहले लिख दो। इस प्रमोटर के ऊपर ये अच्छी बड़ी कहानी लिखो। प्रमोटर अक्सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देता है, कब, डिसेंटिंग शेयरहोल्डर को, जब उसने क्या किया है, अपना ऑफर डॉक्यूमेंट चेंज किया। कुछ याद आ रहा है चैप्टर आईसीडीआर? आईसीडीआर चैप्टर हमने पढ़ा था, जो भी डिसेंडिंग शेयरहोल्डर है, मैं आईपीओ लेकर आई और आईपीओ मैंने प्रोजेक्ट लिखा था कि मैं हाईवे बनाना चाह रही हूँ, मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया तो जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उसको मैं क्या देती हूँ, पैसा वापस देती हूँ, ऑप्शन देती हूँ कि भाई मैं अपना ऑब्जेक्ट चेंज करूँ, जो रहना चाहते रहो, जिसको निकलना है वो निकल जाओ। तो प्रमोटर ने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी, मतलब उसने अपने पॉकेट से अपने खुद से पैसा लिया, ठीक है, भरा उनको, तो वो शेयर होल्डिंग किसकी बढ़ गई, प्रमोटर की बढ़ गई। अभी मैंने क्या बोला था, अंबानी भी अगर नए शेयर इशू करता है वो खरीद लेता है तो उसे भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो प्रमोटर को आईसीडीआर के रेगुलेशन फॉलो करने थे, इसीलिए उसने अपने शेयर्स खरीदे, और शेयर्स खरीदने के चक्कर में उसकी क्या हो गई, शेयर होल्डिंग बढ़ गई, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये लिखा है, द एंटायर रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल। अभी जितनी भी हमने सारी चीजें पढ़ी, ये इतनी सारी चीजें क्या बोलती है कि अंबानी बिल्कुल नहीं खरीद सकता जब तक ओपन ऑफर ना दे। उन्होंने कहा कि नहीं, अंबानी अगर डिसेंटिंग शोल्डर के शेयर्स ले रहा है
तो बिना ओपन ऑफर दिए भी ये शेयर्स खरीदे जा सकती है। पूरा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं कि नहीं नहीं मेरी इतनी शेयर होल्डिंग हो रही है। बात समझ में आ गई? तो ये सब रेगुलेशन कौन सा था? 4। अब आओ जाओ सब रेगुलेशन 5। नीचे उन्होंने बताया नहीं है ये सब रेगुलेशन 5 है, लेकिन ये 5 है। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, आगे स्टार्टअप कंपनीज आपकी, इन्होंने बोल दिया जगह जगह आपने 25 25 25 पढ़ा है। ये 25 की लिमिट क्या थी जरा मुझे बताओ? ट्रिगर की, इनिशियल डिस्क्लोजर की। इन्होंने कहा अगर ये स्टार्टअप कंपनीज की बात में आते हो तो इनके लिए 25 लिमिट नहीं लगती, रादर आपके लिए क्या लगेगा? 49%। मतलब इनका ट्रिगर पॉइंट क्या है? 49%। बस। अब बाकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट है। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी ये सारी चीजें कर रही है, टेक ओवर करने का कुछ प्लान हो रहा है, तो इनके लिए ट्रिगर लिमिट 49 हो जाएगी। सेम कॉपी पेस्ट वैसे जहां जैसे ये 25 लिखा है, लेकिन हम जब डिटेल में जाते हैं तो 24.99 तक ट्रिगर नहीं होता है, तो सेम इसमें भी क्या होगा? 48.99 तक ट्रिगर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पूरे 5 सब रेगुलेशन अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिए। आओ फटाफट क्विक रिविजन। सबसे पहले रेगुलेशन 3 का 1 क्या बोलता है? इनिशियल एक्विजिशन, जब भी पहली बार आप 25 या 25 से ज्यादा लेने का सोच रहे हो तो ट्रिगर आता है मैंडेटरी ओपन ऑफर का। समझ में आ गया? 2 क्या बोलता है? क्रीपिंग एक्विजिशन, बिना ओपन ऑफर 5% तक चल जाएगा। ठीक है। फिर इसमें हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था इंपॉर्टेंट 1 एंड 2। जब भी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है, हमेशा क्रॉस देखा जाता है। सेकंड क्या बोलता है? कोई भी नए शेयर्स इशू भी किए गए फ्रेश, अगर आप उसे लेते तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं बोले यार कंपनी ने इशू किया मैंने वहां से लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डिंग तो आपकी बढ़ रही है। 3 बोलता है इंडिविजुअली भी देखा जाएगा। 4 बोलता है, बताओ जरा। 5 था, प्रमोटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसको? डिसेंडिंग शोल्डर को, इस कारण से उसकी शोल्डिंग बढ़ रही है, तो ये ओपन ऑफर वाली बातें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो दूसरा लॉ फॉलो कर रहा है, इस चक्कर में फंस रहा है। नेक्स्ट 5 क्या बोलता है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज के लिए 25% नहीं है ट्रिगर, उसके लिए 49% है। अच्छे से समझ आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। अब उसके बाद रेगुलेशन 3 पूरे से होता है ओवर। 4 छोटा सा है, चिल्लर है। रेगुलेशन 4 बोलता है इफ एनी एक्वायरर एक्वायर करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये क्या लिखा है? कंट्रोल। जरा मुझे फटाफट से बता दो ये कंट्रोल की डेफिनेशन क्या थी? 3 पॉइंट्स। पॉलिसी डिसीजन, मैनेजमेंट, अपॉइंट करना मेजॉरिटी डायरेक्टर, और शेयर होल्डिंग। इन्होंने बोल दिया, रीड करना मेरे साथ, इफ एनी एक्वायर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल, अगर किसी का कंट्रोल है ओवर द टारगेट कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर हैज बीन एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हो चाहे ना खरीदो। मुकेश अंबानी के पास जियो कंपनी के एक शेयर नहीं है, सारे उसके बेटे के पास है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल तो है। अगर मुकेश अंबानी के पास कंट्रोल है जियो कंपनी का, ये बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसके पास शेयर्स हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ही हैज, इससे मुकेश अंबानी को पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा टू एक्वायर शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर। ये अब वो प्लान कर रहा है शेयर्स खरीदने का, तो शेयर खरीदने से पहले क्या देना पड़ेगा? ओपन ऑफर। इन शॉर्ट जिसका भी कंट्रोल है, अगर वो शेयर्स खरीदने का सोच रहा है, टू एक्वायर शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी, अपनी जियो कंपनी का अगर वो शेयर्स खरीदने का सोच, जियो कंपनी वैसे लिस्टेड नहीं है, मेरा एग्जांपल इस हिसाब से तो सुटेबल नहीं है, जियो कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है, ये बता दूं मैं, ठीक है, लेकिन अभी बस दिमाग में एग्जाम्पल मान के चलो कि जो वो टारगेट कंपनी मुकेश अंबानी टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीदने का सोच रहा है, लेकिन क्योंकि उसका कंट्रोल ऑलरेडी है और वो अब शेयर्स खरीदने का सोच रहा है, तो पहले ओपन ऑफर, फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? शेयर्स खरीद पाएगा। बात समझ में आई? तो जिसका ऑलरेडी कंट्रोल होता है वो शेयर्स खरीदने का सोच रहा है, एक भी खरीदने का सोच रहा है, दो भी, कितना भी खरीदने, उसके लिए कोई ट्रिगर विगर नहीं, सोचेगा तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल तो है ना, ट्रिगर तो ऑलरेडी हो आप। बात समझ में आ गई? बस कंट्रोल है, शेयर्स नहीं खरीद रहे ना, कोई टेंशन नहीं, ऐसी पहले से पता है कि आपका कंट्रोल है। समझे क्या? स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे, सबके नोन में आ गया। अभी मैं क्या करी थी, आज तक मैंने तुमको पर्सनली स्टॉक एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट में आया ना रिक्वेस्ट, तुमने भेज दिया, इसको पर्सनली, इसको पर्सनली, सबको पर्सनली है, किसी को पता नहीं है। अब पूरी जनता को पता चल गया है,
थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो स्टॉक एक्सचेंज बताऊंगी, अब उसकी डिटेलिंग आएगी। सबसे पहले हल्ला मचाकर बताया जाता है स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, फिर हमें बोला जाता है न्यूज़पेपर में बताओ कि हाँ ये एक बंदा है, इसे टेक ओवर करने का सोच रहा है। अब सारे शेयर होल्डर को पता चल गया कि भाई कोई टेक ओवर करना है। अभी हमें क्या लग रहा था, नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है। अब तुम्हें क्या लगेगा, ये नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है, ये इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली बात है। ठीक है, चलो। सब रेगुलेशन सॉरी रेगुलेशन नंबर 4 समझ में आया? 3 और 4। 3 क्या बोलता है? शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स की बात करता है। 4 किसकी बात करता है? कंट्रोल की। 5 हेडिंग बस पढ़ो, ये भी कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल है, लेकिन ये क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल की बात कर रहा है, और ये इनडायरेक्ट। ये थोड़ा सा भी पॉज लूंगी, ये थोड़ा सा भी पॉज, अभी नहीं, इससे रिलेटेड ये सारी चीजें अभी थोड़े टाइम के लिए पॉज पॉज पॉज। सीधा आ जाएंगे रेगुलेशन नंबर 6 में। दिमाग है स्टेबल? बढ़ू आगे, कंटिन्यू। ठीक है, चलो। 5 का मैंने हॉल्ट लिया है, 5 का मैंने हॉल्ट लिया, ठीक है। 3 समझ में आ गया, 4 समझ में आ गया। 5 का जानबूझ के हॉल्ट लिया क्योंकि खिचड़ी पकती है, इसलिए इससे अच्छा 6 में आ जाओ अभी। ठीक है, चलो। मैंडेटरी ओपन ऑफर आपने रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ लिया, 3 का सब रेगुलेशन 1 और 2। फिर हमने रेगुलेशन नंबर 4 पढ़ लिया। 5 अभी पॉज है, 6 में अपन जंप करें। क्या लिखा है हेडिंग बताओ? ट्रिगर नहीं दबाए। अब हमने 2 ट्रिगर पढ़े, कौन कौन से ट्रिगर पढ़े? हम यहाँ वॉलेंट्री ओपन ऑफर किस ट्रिगर की बात करें? सब रेगुलेशन 2 की बात करें, 1 की बात नहीं करें, दिमाग में वो लाना भी नहीं। बात समझ में आ रही है? वापस, वॉलेंट्री ऑफर फर्स्ट टाइम मैं अगर ओपन ऑफर ला चुकी हूं, सबके नोन में अब मैं आ चुकी हूं, ठीक है। अब मैं क्रिपिंग एक्विजिशन लाना चाहती हूँ। क्रिपिंग एक्विजिशन क्या बोलता है? 5% वाली बात बोलता है। 5% से ज्यादा लेकर आओगे तो ट्रिगर दबेगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ट्रिगर की लिमिट में नहीं आ रही हूँ, मैं वॉलेंट्री खुद से ओपन ऑफर देना चाहती हूँ, तो क्या दे सकते हैं? हाँ, लेकिन कोई भी वॉलेंट्री ओपन ऑफर देने आएगा तो हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आओ थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन समझे। रेगुलेशन 6 साफ साफ बोलता है वॉलेंट्री ओपन ऑफर कोई भी ऐरा गैरा नतु थैरा लेकर नहीं आ सकता है, हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आपको बस प्रेजेंटेशन नहीं दे रखा है, पॉइंट्स दिखेंगे, पॉइंट मार्क कर लो। फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, ये आपकी हेडिंग है, ये 4 कंडीशन है, ये 4 पॉइंट बनाओ। रेगुलेशन 6 मिला है, पहले ये प्रायर होल्डिंग मिला, दूसरा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तीसरा प्रोहिबिशन, एंड ये फोर्थ वन। ठीक है, ये 4 कंडीशन है। रेगुलेशन 6 बोलता है कोई भी वॉलंटरी ओपन ऑफर लेके आ रहा है, ट्रिगर लिमिट आई नहीं है, ट्रिगर लिमिट आई नहीं है, लेकिन स्टिल आप खुद से पूरे तामझाम करना चाहते हो, खुद से पूरा पैसा खर्चा करना चाहते हो, ओपन ऑफर देना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है। आओ, पहली कंडीशन, आपके पास ऑलरेडी कितने होने चाहिए? 25% शेयर्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या बोल रहे हो? इनिशियल वाली की हम बात ही नहीं कर रहे, मतलब आप वो वाली लिमिट क्रॉस कर कर आए हो, तो हम कह रहे हैं आपके पास 25% है, मतलब आप क्रिपिंग एक्विजिशन की ही ट्रिगर की बात हो रही है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज वॉलेंट्री ओपन ऑफर वो वाला होना चाहिए जो ऑलरेडी जिसके पास 25% है, मतलब वो इनिशियल दे चुका है, शेयरहोल्डिंग ऑफ द एक्वायर और पर्सन एक्टिंग कंसर्न पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द ओपन ऑफर। ठीक है, तो ये पहला पूरी घिसी पिटी बातें वही कह रहा है वापस से। वॉलेंट्री ओपन ऑफर देने के लिए वही एलिजिबल है जो ऑलरेडी 25% का ट्रिगर होकर एक बार ओपन ऑफर दे चुका है, वो ये कहना चाह रहे। तो यही लिखा है, घिसी पिटी बातें, इसको मैं पूरा रीड नहीं करा रही। ठीक है, सेकंड आ जाओ, इंपॉर्टेंट। वॉलेंट्री ओपन ऑफर के लिए आप तब एलिजिबल हो, आज मैंने वॉलेंट्री ओपन ऑफर सोचा है, आज आज मैंने वॉलेंट्री ओपन ऑफर सोचा है। 52 वीक्स कितना होता है जरा मुझे बताओ? एक साल बोल सकती हूँ, लेकिन आपको 52 वीक्स ही बोलना है और याद रखना है, यही लिखना है। ठीक है, चलो। और 6 महीने, आधा साल। आज आप वॉलेंट्री ऑफर देने का सोच रहे हो। वॉलेंट्री ओपन ऑफर के लिए आप तभी एलिजिबल हो जब आपने पिछले बिफोर वॉलेंट्री ओपन ऑफर 52 वीक्स तक आपने कोई भी शेयर्स नहीं खरीदे। मतलब आप चुपके चुपके खरीद रहे हो और फिर एकदम से वॉलेंट्री ओपन ऑफर ला रहे हो, तो हम नहीं लाने देंगे। वापस, वॉलेंट्री ओपन ऑफर की हमारी कंडीशन ये है कि जब आप वॉलेंट्री ओपन ऑफर लाने का सोच रहे हो, पास देखेंगे 52 वीक्स तक आपने कोई भी शेयर्स खरीदे ना हो, और कसम खाओ कि वॉलेंट्री ओपन ऑफर लाने के बाद 6 महीने तक भी नहीं खरीदोगे। वापस, वॉलेंट्री ओपन ऑफर लाने के लिए एलिजिबल वही है जिसने अभी तक 52 वीक्स मतलब एक साल तक भी खरीदा नहीं है, और आगे आने वाले
6 महीने तक भी खरीदेगा नहीं, तो हम आपको लाने देंगे। इसके लिए अगर हाँ बोलते हो तो ही। अब देखो आने वाले टाइम के लिए तो हाँ बोल सकते हो, जो पास तो चुका है, हमने अभी 7 महीने पहले खरीदा तो रुक जाओ, नहीं ला सकते तो मैंडेटरी लाओ ना। क्यों वॉलेंट्री ओपन ऑफर लाने के लिए इंसान मरा जा रहा है जबकि मैंडेटरी ला सकते। मैंडेटरी ओपन ऑफर बोलता है, इन्होंने ये बात पहले बताई नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी ओपन ऑफर बोलता है कि मिनिमम 26% तो लाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मिनिमम 26% लाना पड़ेगा तो एस्क्रो अकाउंट में तुम्हारी कमर नहीं टूट जाएगी? 26% मिनिमम तो लाना है, मैक्सिमम आपकी मर्जी। भाई मुझे चाहिए थे, मेरे पास 24.99 है, मेरी कोई इच्छा नहीं है टेक ओवर करने की, मुझे बस 5% और चाहिए थे, मुझे बस 5% चाहिए थे। जब 5% चाहिए तो मुझे 30% की होल्डिंग चाहिए, लेकिन लॉ क्या बोलता है? नो, 5% नहीं, तुम्हें क्या करना है? 26% लाना पड़ेगा। और अगर 26% लाना पड़ेगा तो एस्क्रो अकाउंट बनाओ, और उस एस्क्रो अकाउंट के रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं? जितना भी कंसिडरेशन देने वाले उसका कुछ परसेंट एस्क्रो अकाउंट, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो एक काम करते हैं, हम वॉलेंट्री ओपन ऑफर में जाते हैं। वॉलेंट्री ओपन ऑफर बोलता है कि 26% की लिमिट नहीं लगी, कितना लगेगा? बस आपको 10% मिनिमम ऑफर करना है। तो अब आपकी इच्छा जागेगी कि मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? थोड़ा लेना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मुझे ज्यादा नहीं लेना है तो भाई एस्क्रो अकाउंट में कम पैसे रखो ना, और एस्क्रो अकाउंट में तो पहले पैसे रखने पड़ते हैं, उसके बाद आप लेकर आओगे, तो इतना कैश लिक्विड या बैंक गारंटी जो भी ये सब तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम मैंडेटरी में ना कवर हो। एक बार ये मैंडेटरी लेकिन दे चुका है, सेकंड टाइम मैंडेटरी में नहीं आना चाहता, ये चाह रहा है कि मैं वॉलंटरी में आकर क्या कर लूं, कम पैसा लगाऊं, ठीक है, और मैं इस हिसाब से खेलूं। क्या ये डाउट क्लियर हो रहा है? लेकिन वॉलेंट्री ओपन ऑफर कम पैसा ना, तो भाई पहले 1 साल तक चुपचाप बैठे रहो, 1 साल तक कोई शेयर्स मत खरीदो। अगर आपने शेयर्स खरीदा तो आप इनएलिजिबल हो, खरीद लिया, आप क्या करें, गलती हो गई, 1 साल का वेट कर लो, थोड़ा पोस्टपोन करो अपने वॉलेंट्री ओपन ऑफर को। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कहाँ फंसे? 25? हाँ ऑलरेडी मेरे पास 30% है, दे चुका है। चलो 30% है मेरे पास, एग्जाम्पल पूरा अच्छे से समझते हैं। 26% मिनिमम, 24 में ट्रिगर मेरा आ चुका है, 25 में ट्रिगर आ चुका है, मैं पहली बार इनिशियल ओपन ऑफर लेके आ चुकी हूँ, डन। 30% मेरे पास आ चुका है। दोबारा से अगर आता है ओपन ऑफर तो फिर से क्या करना है? जब जब मैंडेटरी ओपन ऑफर आएगा, रुक जाओ 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 रुको 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 रुको। ऊपर हमने एग्जाम्पल जब पढ़ा था तो इसमें साफ लिखा था जब क्रिपिंग में भी मैंडेटरी फंस गए तो यहाँ पे यही तो था, भूल गए क्या? 26%, हर बार 26 से भूल कैसे गए तुम लोग? यहाँ मैंने बताया था, यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, मैंडेटरी लग गया ना तो दिमाग में 26%। तुम कह रहे हो कि दीदी हमारे पास ना 49 आ गया, पहली बार में 49 आ चुका है, पहली बार में 49 आ चुका है फॉर एग्जाम्पल। अब 26% लाएंगे तो कितना होगा? प्लस करो जरा, रुक जाओ रुक जाओ, कितना होता है? मेरी मैक्सिमम लिमिट 75 ही है, ठीक है। तो कुल मिला के बस ये कह रहे कि भाई मैंडेटरी आ गया ना तो 26 मिनिमम देना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब बता क्या बोल रही है? बता रही फिर से, रुको रुको फिर से बता रही। बाकी का दिमाग पहले बताओ, बाकी का डाउट क्लियर हुआ? वहां पे वहां से कोई डाउट आया बता। हम्म, यही तो बोल रहे हैं। हाँ 24.99 है और तुम्हें बस चाहिए 5, ट्रिगर आ गया ना। मिनिमम लॉ बोलता है भाई 26 तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा इंटेंशन टेक ओवर करने का, तुम्हें जबरदस्ती 26% का बाउंडेशन देना है तब भी। तो फिर चुपचाप लिमिट क्रॉस मत करो ना, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। लिमिट क्रॉस करोगे यही तो लॉ बोल रहा है, ताकि इंसान डरे, ताकि इंसान डरे। रुक तो जा, पहले मैंडेट ये समझ में आया, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तुम बस कह रहे हो दीदी मुझे तो बस 5% चाहिए था। उसने कहा देखो 5% की इच्छा से ना क्या हो जा रहा है, ट्रिगर आ जा रहा है, ट्रिगर आ रहा है ना तो लॉ बोलता है 26% देना पड़ेगा। ऑफर एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा। लोग
इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे वो बात अलग है। मैंने 26% रखा, तुम्हें मिले ही 5, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मिले ही 5, तुम्हें तुम्हारा पैसा रिटर्न मिल गया, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो तुम 30 में आ गए। पहले बताओ यहाँ तक। मैंने ऑफर रखा, मैंने सबको ऑफर रखा 26% का, ठीक है, रिप्लाई 5% का है, तो तुम पहुंच गए ना तुम्हारी लिमिट में। लेकिन तामझाम कहाँ लगा तुम्हें? एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखना है, ये वो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। समझ गए? इतना खर्चा लगेगा, पब्लिक अनाउंस, वो ये कह रहे तुम 5% के लिए इतनी महाभारत, हम तो महाभारत कराएंगे, वो कह रहे हम तो आपसे कंप्लाइंस फॉर्मेलिटी तो करवाएंगे, तो बस 5% के लिए इतना क्यों नाटक करोगे? कम से कम आओ भाई, 26% तो लो। तो आपसे जबरदस्ती, तुम कह रहे हो कि एक काम करते दीदी ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करो 24.99, अपनी लिमिट को क्रॉस मत होने देना। कल को कंपनी ने बोनस दे दिया, कल को कंपनी ने क्या दे दिया? बोनस दे दिया, तुम्हारी लिमिट तो भाई बढ़ गई है ना, तो तुम्हें जुगाड़ कर कर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कैसे कम होगा? आओ बोनस का एक्सेप्शन पड़ेंगे, ठीक है। चलो पहले बताओ, तुम्हारे डाउट से निकले कि नहीं निकले? निकल गए। टेक ओवर है ना, ठीक है, बताऊंगी वो आगे चल के आएगा। हाँ, फंड को जुगाड़ 5% के लिए तुमको नहीं करने दिया क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में पहले पैसे रखवाए जाएंगे। लॉ तो यही बोलता है ना, जितने भी हमने लॉज पढ़े सब जगह क्या बोलते थे कि भाई ऑफर ओपन से पहले क्या करो, एस्क्रो में पैसे डाल दो, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी ना है ना, पैसे रखो, इसलिए तो बोलते थे भरोसे वाला अकाउंट है, इसे देख कर भरोसा आएगा कि तुम आगे ऑफर देने के लायक हो कि नहीं। समझ में आया? और क्या डाउट है बताओ? तो ट्रिगर आ चुका है ना। बेचेंगे, क्यों नहीं कम होगा? कहीं और फंस गई हो अब आप। तुम 25% में हो अभी, पहले बताओ है तुम्हें कितना परसेंट कम करना है? क्यों करना चाहती हो? लेकिन जब 25 तुम आ गई हो गलती से, तो तुम कम करोगी, वो तो तुम क्रिपिंग में फंस गए ना, हम तो तुम्हारा एक्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डिस्पोज ऑफ थोड़ी ना, तुमने इसको इससे जोड़ दिया। चैप्टर ही ऐसा है, चैप्टर ही ऐसा है। तो इन शॉर्ट दिमाग अब काम करना बंद कर रहा है कि ज्यादा चल रहा है, तो चलूं आगे चलूं? हाँ, अब तेरा तेरा डाउट ले रही हूं। बाकी सबका डाउट क्लियर हुआ? बस डाउट क्लियर होते जा रहा है तो पूछते चलो, ठीक है, दिमाग में लेके जाओगे तो लोड बढ़ता जाएगा। अब तेरे डाउट पे आ रही हूँ, ओपन ऑफर होता क्या है? वापस, हाँ सॉरी मैं भूल गई। वॉलेंट्री ऑफर क्या है? वॉलेंट्री ऑफर ये बोल रहा है ट्रिगर नहीं दबाए, खुद से आप बढ़ चढ़ के बोल रहे हो ट्रिगर नहीं दबाए, लेकिन मैं खुद से देना चाहता हूँ, और ये खुद से मैं इसलिए देना चाहता हूँ ताकि मेरे सर पे क्या ना आए, 26 की लिमिट बदल कर क्या हो जाए, 10% हो जाए। खुद से दे रहे हो आप बिना ट्रिगर के। ट्रिगर क्या बोलता है? ट्रिगर क्या बोलता है? 5% ज्यादा तो ट्रिगर दब जाएगा। तुम कह रहे हो भाई ट्रिगर नहीं हो रहा है मेरा, अप्रैल नया साल आया, मैं कह रही हूँ मुझे वॉलंटरी ओपन ऑफर देना है, खुद से मेरी इच्छा है, मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताना चाहती हूँ मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। तो वॉलंटरी ओपन ऑफर में रूल्स रेगुलेशन थोड़े से कम होते हैं बस, ठीक है। अब ये किसी बात कर रहा है रेगुलेशन 3 के, सब रेगुलेशन 2 की बात कर रहे हैं। हाँ बता रही, पहला क्या बोल रहा है, ये वॉलंटरी ओपन ऑफर तो पहली बात तो वही लेकर आएगा जो जो ऑलरेडी एक बार ओपन ऑफर दे चुका है, ठीक है। तुम कहोगे पहले में बच जाओ, हम इतना नहीं अच्छा मौका दे रहे तुमको, तुम इतने अच्छे नहीं हो, ऐसा बोला, ठीक है। दूसरे में ये तुम्हें मौका मिलेगा, ठीक है। पहला समझ में आया? दूसरा क्या बोलता है? दूसरा मैंने क्या बोला था, तब ले पाओगे जब 52 वीक्स तक आपने कोई शेयर्स ना लिया हो, और कसम खाओ कि आज ओपन ऑफर लेके आ गए वॉलेंट्री वाला, और आगे आने वाले 6 महीने तक भी शेयर्स नहीं खरीदोगे। तो ये वाला सेकंड पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ शेयर प्रायोर टू वॉलेंट्री, ये लिखा है 52 वीक्स तक आपने कोई शेयर्स ना खरीदो। प्रोहिबिशन ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, ठीक है। ये 6 महीने वाली बात यहाँ पढ़ोगे, फोर्थ वाले पॉइंट में मैंने पहले बता दी बस, कि पहले भी ना खरीदेंगे और बाद में भी नहीं, मैंने फोर्थ वाली पॉइंट पहले बता दी, ठीक है। अभी थर्ड वाले पॉइंट में आ रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड समझ में आया पहले बताओ, ठीक है। थर्ड थर्ड बोलता है ऑफर पीरियड में विंडो ओपन है, इसी में खरीदो,
ऑफर पीरियड में विंडो ओपन है, इसी में खरीदो, इसके अलावा कहीं और दूसरे तरीके से नहीं खरीदना। विंडो ओपन की, इसी में खरीदना। प्रोहिबिट द एक्वायर हु हैज मेड वॉलेंट्री, आपने वॉलेंट्री ओपन ऑफर खोला है ना, फॉर द फर्दर एक्वायरिंग शेयर ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, अदरवाइज देन, ओपन ऑफर के अलावा अब आपको खरीदना अलाउड नहीं है। जैसे आपने प्राइवेट प्लेसमेंट कर लिया, समझ रहे हो, आपस में एग्रीमेंट करके खरीद लिया, ये सब अलाउड नहीं है। विंडो जहां ओपन है भैया, एक वे से ही खरीदो, फिर दूसरे वे आपके बंद हो जाएंगे। तो कुल मिला के थर्ड पॉइंट सिंपल बोल रहा है, वापस इसी में आ रही हूँ। सेकंड पॉइंट बोलता है 52 वीक्स तक कुछ ना खरीदो, जब ये चल रहा है इसी में खरीदो, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। और फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है आगे आने वाले 6 महीने तक भी नहीं खरीदोगे। अब ये 6 महीने वाला जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। बढ़ू आगे, 1 2 3 समझ में आया। 1 बोलता है 25% शायद चाहिए ना, 25% ऑलरेडी आपने खरीद रखा हो। सेकंड क्या बोलता है, 52 वीक्स तक कोई शेयर्स ना खरीदा हो। थर्ड बोलता है ओपन ऑफर के अलावा कोई और तरीका नहीं होना चाहिए आपके पास। चौथा, रिस्ट्रिक्शन आफ्टर कंप्लीशन, जो वॉलेंट्री ओपन ऑफर खत्म हो जाएगा, नॉट एंटाइटल्ड टू एक्वायर एनी शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओपन ऑफर। अब आ गए यहां पर एक्सेप्शन। जनरल रूल तक तो समझ में आ गया, पहले बोलो पक्का। 4 कंडीशन मेरे साथ बोलेंगे। वॉलेंट्री ओपन ऑफर वही ला सकता है जो पहले एक बार नालायक, जो पहले एक बार ओपन ऑफर लेकर आ चुका हो। दे मुझे, दे घड़ी, मुझे पहनने का शौक है, दे 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 जल्दी दे। तुम लोग सब नालायक हो चुके हो, ये है ना इसके चक्कर में। वॉलेंट्री ओपन ऑफर वही लेके आ चुका, वॉलेंट्री ओपन ऑफर वही लेकर आएगा जो ऑलरेडी एक बार मैंडेटरी ओपन ऑफर लेकर आ चुका हो, मतलब 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग ऑलरेडी हो। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जिस दिन वो प्लान कर रहा है उससे 52 वीक्स पहले, बिफोर, उसने कोई भी शेयर्स ना खरीदा हो। चलो, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ओपन ऑफर के अलावा जब ये पीरियड चल रहा है तो यही एक रास्ता है जिससे खरीदने का, दूसरे रास्ते से आप शेयर्स खरीदने का सोचना भी मत। फोर्थ बोलता है कि अब आफ्टर 6 महीने तक भी नहीं खरीदेना। एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन क्या बोलेगा, इन 6 महीनों में खरीदा जा सकता है, इन 6 महीनों में खरीदा जा सकता है। चलो आ जाओ, क्या खरीदा जा सकता है, जरा रीड करो पहला पॉइंट। अनदर, क्या लिखा है, एक्सेप्ट अनदर वॉलेंट्री ओपन ऑफर, मतलब दोबारा से प्लान कर रहे हो ना वॉलेंट्री ओपन ऑफर, तो इन 6 महीनों में कर सकते हो। नहीं आए, चलो ये अगस्त है, ठीक है ठीक है, सुनो सुनो। ओपन ऑफर आप अगस्त में लेके आए, ठीक है, चलो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हो गए। इन 6 महीने तक अब आप कोई शेयर मत खरीदना इस रिलायंस कंपनी के, यही है ना। लेकिन आपका मूड अगर फिर से वॉलेंट्री ओपन ऑफर का है ना, तो इन 6 महीने में दोबारा से वॉलेंट्री ओपन ऑफर लाना अलाउड है। नॉर्मल तरीके से शेयर्स खरीदना अलाउड है, जो थोड़ा थोड़ा क्रिपिंग खरीद रहे थे ना, 2%, 3%, 4%, ये अलाउड नहीं है। फिर से आ जाओ, वॉलेंट्री ओपन ऑफर दे दो। वॉलेंट्री ओपन ऑफर क्या बोलता है, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन का काम ही यही है। एक्सेप्शन का काम क्या होता है, जो मैंने बोला उसका उल्टा ही होना है, अब वो मैं कर सकता हूँ। वेरी गुड। वॉलेंट्री ओपन ऑफर बोलता है बिना ट्रिगर के मैं खुद से ऑफर देना चाहता हूँ। ए रुको 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 रुको, कोई बात नहीं, समझ में आया मैंने चैप्टर को एंड में क्यों रखा, नहीं तो मेरे बच्चे पागल हो जाते है ना। हाँ बोल, हाँ 10% होगी नहीं, इन लोगों ने, ये क्या बेरेट की लैंग्वेज नहीं है ना, अभी नीचे आ रहा है 10%, रुको मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को, रुको आओ। ये अपना डाउट ही मुझे समझा नहीं पा रही है, मेरा डाउट क्या है। हे भगवान, रुको यार, ये थोड़ा, ये भी पागल हो गया। मेरे को वही तो लग रहा है यार, पता नहीं जो बच्चे नहीं आए, कोई बात नहीं। अरे यार 2 मिनट यार, ये भी, तब तक तू बताया अनन्या, तू बता तेरा डाउट क्या है, तू बता तेरा क्या डाउट था जो तू नहीं समझा पा रही है। हाँ, कि तेरा डाउट क्या है।
चलो जब तक ये स्क्रीन नहीं आ रही तुम लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मैंने वैसे भी पॉज ही कर दिया। चलो, रेगुलेशन 3 तक तो कहानी सब बढ़िया है, 4 भी बढ़िया है, 6 के पास 5 मैंने जानबूझ के अभी होल्ड किया क्योंकि वो भी ऐसे ही करता है, ठीक है। तो मुझे लगा था 6 थोड़ा एलिजिबल है, लेकिन मुझे लग रहा है 6 भी एलिजिबल ही है। वो ये कहना चाह रहा है, ट्रिगर मैंडेटरी ओपन ऑफर क्या था, ट्रिगर पे बेस था ना। तो ट्रिगर कब कब आता है ये बताओ। पहला ट्रिगर, एक बार 25 ट्रिगर आ गया है। सेकंड ट्रिगर कब आएगा, मोर देन 5, 5 नहीं मोर देन 5 में ट्रिगर आता है, ठीक है। वॉलेंट्री बोल रहा है कि मुझे ट्रिगर वगैरह में नहीं फंसना है, मैं चाहता मैंडेटरी हूं, मतलब मुझे पूरे से टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे डर बस किससे लग रहा है, 26% से डर लग रहा है, बस बस यही एक, वही मैं जो दिखाना चाहती हूँ, रुक जा। बार बार देना है ना, वापस जाओ उस एग्जाम्पल में, तुम लोग भूल जा रहे हो। 26 जब जब आएगा, चाहे रेगुलेशन 3 का 1 हो, बोलोगे ये भी, जो रेगुलेशन 3 का 1 हो चाहे 2 हो, जब जब ओपन ऑफर आएगा ना, मैंडेटरी मैंडेटरी बोलता है 26 26 26 ही देना पड़ेगा। हाँ, फिर 26 देना पड़ेगा, फिर 26 26 तब तक देना पड़ जाएगा जब तक 75 से कम हो। कभी कभार ऐसा होगा कि तुम 70 तक पहुंच गए हो, मान लो 70 पहुंच चुके हो, एक साल में 5 से तो जा 70 नहीं, 60 पहुंच चुके हो, 65 फॉर एग्जाम्पल है ना, 65 तक पहुंच चुके हो। अब आपकी इच्छा है कि नहीं 5% से ज्यादा खरीदना है, तो 5% से ज्यादा में क्या करना है, 26%। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, फिर 26 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 75 ऊपर से, तो जितना रिमेनिंग होगा पूरा देना पड़ेगा। समझ में आया, आया आया, बस मुझे लग रहा है तुझी को आ रहा है, बाकी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब मैं वही 10% दिखाने वाली तुम लोग को। इन लोगों ने बताया नहीं है पहले, और ये इन लोग की है ना, बुक बनाने वाली की गलती है। यहाँ दिखेगा आपको, अरे यार क्या हो गया भाई इसको, सब हैंग, सब हैंग हो गया है, हैंग हो रहा है यार, इसका भी दिमाग है ना भारी हो गया। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ए नलायक को, कुछ भी देखने लगते हो और उसमें तुम लोग 10 घंटे तक बात कर सकते हो, है ना। अरे यार, बुक खोलो, बुक खोलो, पेज नंबर, हाँ 327 में आओ, 327 में आओ, ये क्या इतना मिटा मिटा सा है। ऊपर हेडिंग दिख रहा है, मिनिमम ऑफर साइज दिखा, ठीक है, ओपन ऑफर विद द ट्रिगर दिख रहा है, रेगुलेशन 3 4 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। 3 4 5 में देखो क्या लिखा है, 26%, और उसमें क्या लिखा है, 10%। अब ये लोग नालायक है, आगे पीछे बताते रहते हैं, वो मैं हो गया, सुनते हैं नहीं वो लोग, जो बेचारे वहां भी जो काम कर रहे हैं उनकी भी सुनी नहीं जाती है। एक्चुअली देखो चली चलती किसी और की है, नीचे कोई और एरर बता रहा होता है, बात पहुंचते पहुंचते सरकार है भाई, समझ जाओ, और क्या, सरकार ऐसे ही चलता है ना, तो इन लोग का भी काम यही चलता है। भगवान, चल चल धीरे धीरे चल, वहां तक पहुंचते पहुंचते ये उड़ जाता है। हाँ, बता रही, अरे यार ये वहीं पहुंचते गुल हो जा रहा है। हाँ मैं कुछ करती हूँ उस फाइल का, भेज दूं कि बेच दूं, क्या बोल रहा है, भेज दो, ओके, सोल्ड सुनाई दे रहा है, धीरे हाँ, हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या लिखा है, बिल्कुल हिलना नहीं है ना, ये हिलेगा तो गुल हो जाएगा। मिनिमम ऑफर साइज, क्या लिखा है, मिनिमम ऑफर साइज, रेगुलेशन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 3 का 1 हो चाहे 3 का 2 हो, जब जब ट्रिगर दबेगा मैंडेटरी आपको क्या देना है। अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ, 6, क्या लिखा है, तेरे डाउट में बाद में आऊंगे है ना, तो अभी तू ये मत बोलना वोटिंग, और तुम लोग भी मत बोलना, ठीक है, कि यहाँ लिखा है 26% टोटल शेयर का, और ये बोला है 10% वोटिंग का, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आस्था ने पूछा था याद है कि शेयर और वोटिंग हम क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, डिफरेंशियल का होता है
क्योंकि ये बाद में बना तो उन्होंने कहा कि भैया हम बस वोटिंग को फोकस करना और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी बस 10% में जाओ, क्योंकि मैं कोई और डाउट लेकर आ रही हूँ। अब डाउट क्या, डाउट मत पूछना, ठीक है। तो 10% क्या, वापस रेगुलेशन 3 के 1 के हिसाब से, 3 के 2 के हिसाब से अगर आपका ट्रिगर दबता है, 1 बोलता है 24.99 तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदना ही तुम्हें 2% था, तो लॉ बोलता है देखो 2% के चक्कर में हम आपकी थोड़ी लंबे की लगा देंगे, आपको 26% लाना ही पड़ेगा मिनिमम, इतना ऑफर तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आया। रेगुलेशन 2 में आ जाओ। रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, 5% लो, कोई टेंशन नहीं, 5% से थोड़ा सा भी ऊपर गए आपको क्या करना है, मैंडेटरी, और मैंडेटरी ऑफर देना है तो क्या लाना है, 26 लाना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये 26 बार बार लाना पड़ेगा। इससे अगर बचना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि एक और रास्ता है वॉलंटरी ओपन ऑफर का। वॉलंटरी ओपन ऑफर बोलता है कि भाई 26 लाने की जरूरत नहीं है, बस क्या लाने की जरूरत है आपको, 10%। ठीक है। तो अब 3 का 1 है उसमें तो कभी भी ये ऑप्शन है ही नहीं, आपको ये ऑप्शन किस में मिला है, 3 के 2 में। और 3 का 2 क्या बोलते थे बताओ, 3 का 2 बोल रहा था क्रिपिंग, मेरी इच्छा है 7% लाने की, मेरी इच्छा क्या है 7% लाने की। अभी मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा है तो जो इंडिविजुअल देख रहा था उसकी लिमिट क्रॉस हो रही थी, तो अब उसके पास या तो वो मैंडेटरी से जाए या तो क्या करे, वॉलेंट्री। तो वो कह रहे भाई मेरे सर पे जबरदस्ती का लॉ लग गया है, तो मैं कौन सा लॉ ऑप्शन अडॉप्ट कर लूं, वॉलेंट्री। क्यों, क्योंकि वॉलेंट्री में मुझे मिनिमम लॉ बोलता है 10% ही लाना है, भाई 10% तक का पैसे का मैं जुगाड़ कर लूंगा। क्या ये बात समझ में आई आस्था, गुल शक्ल बता रही है, हाँ हाँ, थोड़ा सा आया ना, हल्का सा, एकदम हल्का सा आया पिद्दू सा। तब अगर वॉलेंट्री ओपन ऑफर में, लेकिन वॉलेंट्री ओपन ऑफर क्या बोलता है, अभी 1 साल तक खरीदा कि नहीं खरीदा, वेरी गुड, बस यही, इसी यही एक फायदा है यही एक फायदा है जिस कारण से हम वॉलेंट्री पढ़ रहे। अदरवाइज हाँ अनन्या, अब अपन अनन्या में आते हैं। हाँ अनन्या बताओ बेटा हाँ हाँ बता रही, आएगा एग्जाम्पल भी आएगा फिर से। ये समझ में आइए कब कब 26 देना, ये समझ में आए। भाई मुझे 1 साल में 5 ही खरीदना है, लेकिन मैं अगर सोच रहा हूँ मुझे 6 खरीदना है या 7 खरीदना है, तो 6 7 के लिए मुझे कितना बड़ा करना पड़ेगा काम, ये बात समझ में आ रही है क्या, 26% लेना पड़ जाएगा, लॉ बोलता है। वही, पूरे मिल गए तो गए पैसा, लोन लिया था हमने किसी से और वो ले गए वो, अब इस लोन को चुकाना पड़ेगा, है ना बड़ी मुश्किल से किया था। समझ में आया, यहां तक चीज क्लियर है। अब कहानी बिगड़ रही है अनन्या की यहाँ, ये क्या बात हो गई, ये कह रहे हैं ठीक है यार छोड़ो यार, बाद में समझो, ब्रेक लेके समझो। देखो क्या होता है, जब दिमाग एक ही चीज में नहीं घुस रहा ना तो थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है अभी तू ब्रेक ले, मत टेंशन ले, मैं फिर से समझाऊंगी। आदर्श भाई तू ठीक ठाक है, तू कुछ बोल नहीं रहा है हाँ, हद हो गई। बाकियों को समझ में आया पक्का। अनन्या तू टेंशन में, मैं तुझे अलग से स्पेशल क्लास दूंगी, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेकर, क्योंकि क्या अभी घुस नहीं रहा है ना, तो हम एक ही चीज को फिर से 10 बार बोलेंगे नहीं जाएगा वो, थोड़ा ब्रेक ले लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बोलना। हम्म हम्म, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, 10 करना है, ठीक है। हाँ गुड, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। और वॉलेंटियर ओपन ऑफर के लिए तू एलिजिबल तब होगा जब 1 साल तक तूने कुछ भी खरीदा ना हो। डन, वेरी गुड, स्मूथली। क्या 30, 52, हाँ 52 वीक्स। हाँ ये एक्सेप्शन है ना, उन्होंने साफ बोला ये एक्सेप्शन अलाउड है। नॉर्मल 1% 2% ही ले लो, दोबारा से वॉलेंट्री उठा लो, पूरे फिर फॉर्मेलिटी फुलफिल करो मतलब। बस एक ग्रिपिंग की बात, इनिशियल की बात ही नहीं हो रही है, बस 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 ठीक है। डन। और बढ़ू, खत्म करते हैं यार इसको, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन क्या बोला, वापस वापस, पहला एक्सेप्शन क्या बोला,
अब आने वाले 6 महीने में ना 1% ना 2 ना 3 ना 4 कुछ भी शेयर खरीदना अलाउड नहीं है आने वाले 6 महीने में, यही पड़ा ना। पहला एक्सेप्शन, खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हो, वॉलेंट्री ओपन ऑफर लेकर आओगे ना तो फिर हमने आपको अलाउ कर दिया 6 महीने में खरीद लो, यहाँ तक चीज के ले रहे, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, ये एक नई चीज आ गई है दीदी, ये अब अलग से कंपीटिंग ऑफर क्या आ गया, व्हाट डू मीन बाय कंपीटिंग ऑफर, कंपीट करते, मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई बीच में अनन्या आ गया, अपन अनन्या को ले लेते हैं ना, चलो अनन्या को फिर समझ में आएगा ना, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे, ठीक है, कंपीटिंग ऑफर मतलब एक दूसरा बंदा एक्वायरर के अलावा, अनदर एक्वायरर बोल सकती हूँ लैंग्वेज, ये कह रहे हैं अनदर एक्वायरर भी है जो क्या है इंटरेस्ट दिखा रहे, तो दैट वाज कंपीटिंग ऑफर, ठीक है। तो मैं खरीद रही हूँ, कोई बीच में आ गया, या फिर अभी तक अनन्या प्लान कर रही थी इस रिलायंस कंपनी को खरीदना, मैं बीच में कंपीटिंग ऑफर लेकर आ गया, तो कंपीटिंग ऑफर कुछ नहीं, कंपटीशन बेटर करने के लिए है। कंपटीशन बेटर करने से फायदा किसका होगा मुझे बताओ, कंपनी के नहीं, कंपनी के इन्वेस्टर्स का। मैंने बोला मैं 1,000 दूंगी, बोली कि भाई एक 1,500 दूंगी, फिर मैं लड़ने लगी भाई मैं 2,000, फिर बोली 3,000, इसमें फायदा इन्वेस्टर का। तो एक्सेप्शन ये इन 6 महीने में मैं कुछ नहीं कर सकती, इन 6 महीने में चुपचाप बैठे रहूंगी, कर सकती हूँ तो वॉलेंट्री ओपन ऑफर, या फिर कोई और अगर ऑफर दे रहा है ना तो मैं बीच में कंपीटिंग ऑफर वाला ऑफर लेकर जा सकती हूँ। However, such restriction not prohibit the acquirer, मुझे एक्वायरर को रोका नहीं जाएगा from making competing offer upon any other person making open offer। अनन्या ने ऑफर दिया, उसमें मैं इन 6 महीनों में, मुझे तो चुपचाप बैठने को कह दिया, ठीक है, अगर कोई और ऑफर दे रहा है उसमें मैं कंपीटिंग ऑफर वाला प्रपोजल इन 6 महीनों में दे सकती। क्या दो एक्सेप्शन समझ में आ गए, पहला इन 6 महीने में वॉलेंट्री दे सकते हैं अनदर, दूसरा कंपीटिंग ऑफर दे सकती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर एक्वायर थ्रू, मेरे पास शेयर्स आए बोनस, बोनस इश्यू के कारण, या फिर किसके लिए आए, स्टॉक स्प्लिट, तो बोनस बताने की जरूरत है क्या, कंपनी इशू करती, भाई रिलायंस कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया, ठीक है। या फिर स्टॉक स्प्लिट हो गए, ये स्प्लिट क्या होता है याद है, कंसोलिडेट होना, इकट्ठा होना, स्प्लिट अलग लोग होना, इस स्प्लिटिंग के कारण मुझे कुछ शेयर्स मिले, तो बोनस के चक्कर में स्प्लिट के, नॉट कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंटाइटलमेंट सेट आउट इन दी रेगुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में लिखो, चाहे बोनस हो चाहे स्प्लिट हो, 6 महीने वाली जो रिस्ट्रिक्शन है इन पे लगने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोनस कंपनी ने, याद करो हम बोनस क्या करते हैं, प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कैपिटलाइज किया, इस कारण से मुझे वो दिया, या फिर शेयर्स बस स्प्लिट हुए, तो ये वाली 6 महीने वाली बात इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बोनस के चक्कर में अगर मेरा बढ़ा तो उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 महीने वाला उसमें रूल नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है, तो हमने यहाँ पे 3 बातें पढ़ी। वापस, 6 महीने तक कुछ नहीं करना है, 2 चीजें कर सकते हो, क्या क्या, वॉलंटी अनदर और कंपीटिंग ऑफर दे सकते हो, बोनस भी मिल सकता है इन 6 महीनों में, बात समझ में आ गई, तो 3 एक्सेप्शन बोल सकती हूँ, ठीक है। हाँ, बोनस और स्प्लिट, अच्छा 4 बोल सकते, बोनस स्प्लिट एक ही मान रही थी, ठीक है, तो बोनस और स्प्लिट, ठीक है, ये हमारे एक्सेप्शन है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो फाइनली वापस, वॉलेंट्री ओपन ऑफर भी एक चीज होती है, अगर आप मैंडेटरी के खतरनाक रूल रेगुलेशन में नहीं जाना चाहते, जिसमें से सबसे मेन रूल रेगुलेशन है वो 26% की लिमिट से बचना चाहते हो, 26% तक का मिनिमम ऑफर आपको देना पड़ेगा, वो चेंज होकर आपका 10% हो जाएगा, और 10% भी क्या होता है, वोटिंग होता है, हर जगह आप नोटिस करोगे 26% शेयर 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 की बात हो रही है, तो शेयर के अंदर वोटिंग भी छुपा है, लेकिन 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 वहां शेयर और वोटिंग दोनों से मतलब है, और यहाँ पे 10% बस वोटिंग से है। लॉजिक बस ये है कि वोटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमने जैसे 10% बोला, हमने जैसे 10% बोला, तो खुद सोचो शेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वोटिंग होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम 10% वोटिंग कंट्रोल की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, इस लॉजिक के साथ उन्होंने बस सिंगल वोटिंग रखा है, 26 में दोनों। हाँ, वो शेयर की बात करें तो शेयर के अंदर वोटिंग आए चाहे ना आए इससे कोई फर्क उन्हें पड़ता नहीं है, उन्होंने बस शेयर कैपिटल बोल दिया, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक वोटिंग बोला है, वो आगे चल के अभी हम जाएंगे, ठीक है, वो तो बस मेरे आ गया तो मैंने सोचा बता दूं, वो एक गलती उन्होंने कर रखी है, दिखाऊंगे मैं, ठीक है। वॉलंटरी ऑफर क्या बोलता है, 10% तक की लिमिट में जा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ऑलरेडी आपके पास 25% होना चाहिए, दूसरा 52 वीक्स में कोई शेयर ना खरीदा हो, देन ओपन ऑफर के टाइम पे ओपन ऑफर के अलावा कोई और रूट नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक खरीदेंगे नहीं, लेकिन 3 एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन क्या था, अनदर, फिर कम्पीटिंग, फिर बोनस भी मिल सकता है। अब इन्होंने कहा कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो थोड़ा समझना जरूरी है। विलफुल डिफॉल्टर, खुद से कंक्लूड करो कौन होते हैं विलफुल डिफॉल्टर,
ये बैंक बैंक का पैसा खा के भग लिए, ठीक है। चलो, नो पर्सन जो विलफुल डिफॉल्टर है वो पब्लिक अनाउंसमेंट बिल्कुल भी ना दे। रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है एक विलफुल डिफॉल्टर, वाह। इन्होंने, मैंने साफ साफ शॉर्ट में लिख दिया है, ये देखो क्या लिखा है, ओपन ऑफर, और एक साइड क्या लिखा है, कंपीटिंग ऑफर। ओपन ऑफर के बाजू मैंने क्या कर दिया, क्रॉस, मतलब कोई भी विलफुल डिफॉल्टर, मैं एक्वायरर, मैं विलफुल डिफॉल्टर, मैं कह रही हूँ कि भैया मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती हूँ, तो क्या मैं ओपन ऑफर दे सकती हूँ? उन्होंने बोला विलफुल डिफॉल्टर तू पहले अपने आप को बचा ले, बाद में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाना। तो विलफुल डिफॉल्टर को अलाउड नहीं है क्या करना, ओपन ऑफर देना। लेकिन इसको क्या अलाउ कर दिया, कंपीटिंग ऑफर। क्या लॉजिक होगा बताओ, कंपीटिंग ऑफर से क्या होता है, इन्वेस्टर का भला होता है। अनन्या ने बोला मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर, मैंने कंपीटिंग ऑफर डाल दिया। अगर कोई ज्यादा पैसा देना चाहता है, इससे क्या होगा, भला होगा, ये और मोटिवेट होगी, नहीं यार और देना चाहिए, नहीं तो ये ले जाएगा, ठीक है। तो कंपीटिंग ऑफर देना अलाउड है, बस इस लॉजिक के साथ कि आपका इन्वेस्टर का भला हो। ओपन ऑफर देना अलाउड नहीं, ये पूरा का पूरा ये बोल रहा है। दिस रेगुलेशन, सॉरी, दिस रेगुलेशन नॉट प्रोहिबिट द विलफुल डिफॉल्टर कंपीटिंग ऑफर, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर ओनली रूट मेकिंग कंपीटिंग ऑफर, ओपन ऑफर वाला नहीं है। एक और हेडिंग होगी, देखो क्या है, कौन होता है ये, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये तो भागा हुआ इंसान है भाई, इसको तो बोल दिया चाहे ओपन ऑफर हो चाहे कंपीटिंग ऑफर, कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है। विलफुल डिफॉल्टर है इंडिया में ही, पैसा खा के यहीं, दिलेर बहुत है वो, यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और एक बिल्कुल भागा हुआ इंसान है, ठीक है। तो वो जब भाग ही गए तो फिर कहीं भी नहीं आएगा। चीज क्लियर है यहाँ पर। अब चीजें थोड़ी सी लाइट है, लाइट है, लेके जाऊं लाइट चीजें, कुछ नहीं, बस कंपैरिजन कर रही हूँ, पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। पढ़ लिया है ना पूरा, फिर पूरा सम अप है। आ जाओ, एलिजिबिलिटी कंपलसरी में क्या होता है, ट्रिगर आता है। ये ट्रिगर किस में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है। 3 4 पढ़ चुके, 5 अभी होल्ड पे डाला है मैंने, ठीक है। वॉलंटरी ओपन ऑफर में ट्रिगर कब आता है, 3 के 2 में बस आता है। वॉलंटरी ओपन ऑफर कब की बात करता है, 3 के बस 2 की बात करता है, बाकी जमाने की वो बात ही नहीं करता है, क्योंकि 3 का 2 क्या बोलता था, ऑलरेडी आपके पास क्या होना चाहिए, 25% तो होना चाहिए। तो साफ साफ बोलता है ऐसी इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और उसने बोला भाई हमारी तो है लिमिट 3 4 5 वाली, ठीक है। तो ये है तो बस 3 का 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मिनिमम ऑफर साइज क्या है, 26% ऑफ टोटल शेयर। ये शेयर को फोकस करता है। अब शेयर, जब मेरे पास शेयर्स है तो शेयर में वोटिंग राइट होते ही ये होते हैं, और नहीं भी हो सकते, डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। किसी कंपनी में किसी शेयर के पास शेयर्स है तो वोटिंग राइट होता है, और यहाँ उन्होंने गलती से टोटल शेयर लिख दिया, उसे कट करो, उसे वोटिंग करो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने बनाया है। एक्चुअली में इस चैप्टर में बहुत मिस्टेक्स है, और ये मिस्टेक आज की बात नहीं, बहुत टाइम से चला आ रहा है। मैं पुराने में भी यही चेंज करवाती रहती थी हमेशा, ये लोग सुधर ही नहीं रहे। चलो नेक्स्ट क्या है, मिनिमम ऑफर साइज की बात करेंगे। इसमें 26 देना पड़ता है, उसमें 10% ये आ गया। पब्लिक डिस्क्लोजर इसमें मैंडेटरी, और इसमें क्या बोला, वॉलेंट्री है। तुम लोग पुराने वाले में हो, पुराने वाले में बस 3 पॉइंट थे, ठीक है। अब न्यू वाले बन जाओ, एड ऑन करो उसमें, ये मैंडेटरी। और इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोली है, वॉलेंट्री, और इसमें क्या लिखा है, मैंडेटरी। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है, और इसमें क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक। क्यों स्ट्रेटेजिक, क्योंकि ये दिमाग लगा रहा है ना, 26 नहीं देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बना रहा है भाई, ठीक है। इन्होंने बोला भाई नॉन कंप्लाइंसेस करोगे ना तो पेनल्टी लगेगा। इन्होंने कहा ऐसी कोई पेनल्टी यहाँ दी नहीं है, अगर आप वॉलंटरी के रूल्स रेगुलेशन नहीं करते तो कुछ नहीं, आपको कंपलसरी वाले में आना पड़ेगा, दैट्स इट। आपको 10 की जगह क्या करना पड़ेगा, 26 करना पड़ेगा। तो कोई पेनल्टी नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट रूट बदल जाएगा आपका, बस समझ में आ रहा है चीज, बिल्कुल हौले हौले। ये तो अभी बताया। 3 4 5 की लिमिट क्या है, 26 टोटल शेयर ऑफ टारगेट कंपनी के एज ऑन दी 10th वर्किंग डे। अब 10th वर्किंग डे में मत जाओ, अभी पूरी प्रोसेस जब आएगी तो 10th वर्किंग डे समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बोलता है ना, एक डेफिनेशन बची है, डेफिनेशन लिंक है, ठीक है। रेगुलेशन 6 क्या बोला, 10% वोटिंग, ठीक है। अब ये है पूरी प्रोसेस, चलो पूरा स्मूथली पूरा खत्म करें। कोई भी काम क्या लगता है तुम्हें, मर्चेंट बैंकर के बिना हो सकता है क्या? अगर आपने सोचा है टेक ओवर करने को, तो मुझे पहली फुर्सत में किसको रखना है, मर्चेंट बैंकर। अब बार बार हमने पढ़ा था ओपन ऑफर लाना है, पब्लिक अनाउंसमेंट, ओपन ऑफर लाना है, पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस को एकदम कट शॉर्ट कर दिया है, पहले इतना लंबा चौड़ा हुआ करता था। बिल्कुल पढ़ा नहीं रही हूँ, याद बिल्कुल नहीं करना, बस इसलिए दिखा रही हूँ तुम्हें कि तुम्हें समझ में आ जाए। पब्लिक अनाउंसमेंट बार बार आएगा, और डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट।
अगर पब्लिक अनाउंसमेंट तो ये स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करने वाली बात है। अगर मैंने इनिशियल है ना, अगर मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया तो इसे पब्लिकली अनाउंस करना ही बोलते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट में डालेगा। फिर आप क्या करते हो, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देते हो, न्यूज़पेपर में देते। कुछ याद आ रहा है, ऐसे हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। चलो, पहले पब्लिक अनाउंसमेंट देना है ओपन ऑफर का, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। जितने स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी के जिसके शेयर्स खरीदो लिस्ट है, ठीक है। टारगेट कंपनी के शेयर लिस्ट है, रिलायंस कंपनी के, बॉम्बे नेशनल, दोनों में। मैं दोनों को इन्फॉर्म करूंगी कि भाई मैं इस कंपनी के ना शेयर्स खरीदना चाहती हूँ 25 से ज्यादा, ट्रिगर। फिर मैंडेटरी आ गई है, एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालना है, ओपन करो एस्क्रो 2 दिन पहले। कब, ये डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट क्या है, न्यूज़पेपर। अभी तुम्हें न्यूज़पेपर में ऐड भी डलवाना है, अभी तो तुमने बस बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बताया। न्यूज़पेपर में ऐड डलवाने से पहले एस्क्रो अकाउंट खोलो, उसमें पैसा डाल दो। अब उन्होंने डिटेलिंग नहीं बताई पैसे डालने की, ठीक है। कुछ हटा दिया तुम्हारे सिलेबस में से, कुछ प्रोफेशनल के लिए भी बचा है, उसकी डिटेलिंग वहां जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, सेम वही सब है, वही जो अपन पढ़ते थे। जितना भी कंसिडरेशन देने वाले हैं उसका याद है, 25%, रिमेनिंग का 10%, वही सारी बात है, ठीक है। पूछी भी नहीं जाने वाली यहाँ पे। 2 वर्किंग डेज प्रायर टू बी, 2 दिन पहले, न्यूज़पेपर में ऐड देने से पहले पहले क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, फिर एस्क्रो अकाउंट में पैसा डालो, फिर न्यूज़पेपर में ऐड, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। कब, 5 दिन के अंदर। जब आपने स्टॉक एक्सचेंज को बताया वहां से 5 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में डालो, न्यूज़पेपर में सारी डिटेलिंग दे दो। फिर याद आ रहा है, ड्राफ्ट ऑफर दूंगी, सबको अप्रोच कर रही हूँ अब मैं, घर घर में भेज दिया कि भाई मैं तुम्हारे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड, इतना इतना पैसा मैं दे दूंगी। अब पब्लिकली सारे काम हो रहे, ठीक है। तो सेबी को पहले चेक तो कराओगे, और ये तो हम हर जगह पढ़ते थे, चाहे बायबैक कर लो चाहे आईपीओ, हर जगह याद करो, हम पहले चेक करवाते थे सेबी को कि सब सही है कि नहीं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डिटेल, जब भी न्यूज़पेपर में दिया, ठीक है, वहां से ड्राफ्ट दे दो। फिर लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर दो, कितने दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज और रिसीविंग दी कमेंट। सेबी ने जब कमेंट दिया कि ठीक करो ये सारी चीजें, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे। अब ये क्या लिखा है, रिवीजन ऑफ ऑफर प्राइस। ये रिवीजन ऑफ ऑफर प्राइस क्या है बच्चों, बीच में याद करो, मैंने अनन्या का एग्जांपल लेकर बोला था, ये रिलायंस कंपनी के शेयर्स के थे, मैं बीच में आ गई कंपीटिंग ऑफर लेकर। तो इसने पहले 1000 ही बोला था, मैं आगे कंपीटिंग ऑफर 1200 दूंगी। तो ये रिवाइज करें, लेकिन रिवीजन हमेशा अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें फायदा इन्वेस्टर का होना चाहिए। तो बीच में इन्होंने बोल दिया, इफ एनी एक्वायरर, अगर एक्वायरर चाहे तो कमेंसमेंट से पहले 1 दिन पहले, जब भी टेंडरिंग पीरियड, याद आ रहा है डेफिनेशन में टेंडरिंग पीरियड, आप समझेंगे। ट्रेंडिंग पीरियड जब ओपन होगा वहां से 1 दिन पहले अनाउंस कर सकती है कि मैं अपनी प्राइस चेंज कर रही हूँ, अब से मेरी प्राइस 1300 है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, अब होगा क्या, इस कंपनी के, रिलायंस कंपनी की एक कमिटी होगी, उस कमिटी में कौन बैठेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैठेंगे। वो सारे शेयर होल्डर को अपना रिकमेंडेशन देंगे कि मुझे बेच देना चाहिए कि नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना। अब अंबानी तो क्या बोलेगा, मत बेचो, क्योंकि कंपनी उसके हाथ से निकल जाएगी, मैं ऑफर दे रही हूँ, अंबानी बोलेगा मत बेचो। लेकिन रिलायंस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमिटी एकदम जेन्युइन सजेशन देगी, फेयर डिसीजन देगी कि मुझे बेचने में कंपनी का फायदा है या फिर नुकसान। तो एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी और वो भी पब्लिश कर देगी, ताकि सारे इन्वेस्टर्स, सारे शेयर होल्डर तक ये बात पहुंच जाए कि उनका क्या मानना है, इस कंपनी की भलाई। हो सकता है ना कंपनी की भलाई हो, और हो सकता है कंपनी की भलाई ना हो। एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द कमेंसमेंट, जब टेंडर पीरियड वो जो ओपन होने वाला है, 10 दिन की विंडो होती है, टेंडरिंग पीरियड वो 10 दिन की विंडो होती है, इससे पहले वो अपना रिकमेंडेशन पब्लिश कर देगी, सारे इन्वेस्टर्स को बताएगी उनका क्या मानना है। उनका मानना है बेच दो, तो फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन, उनका मानना है मत बेचो, तो जो भी है। ट्रेंडिंग पीरियड फिर फाइनली ओपन होगा। ट्रेंडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए कितने दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द कमेंट फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड मतलब ये जो ऊपर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा, और रिमेन ओपन कितने दिन, इन शॉर्ट टेंडिंग पीरियड ये 10 दिन वाली विंडो ओपन है, जो हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ते थे ना। यहाँ पे बस उन्होंने टेक्निकल नाम दे दिया, ट्रेंडिंग पीरियड मतलब वो 10 दिन की विंडो, जब इस ऑफर का एक्सेप्टेंस आप दोगे। समझ में आ रही है बातें। ट्रेंडिंग पीरियड ये इन्होंने फिर से अलग से बता दिया, ट्रेंडिंग पीरियड मतलब वो 10 दिन, अब वो 10 दिन के बाद ट्रेंडिंग पीरियड बंद हो जाएगा। अब जिन जिन लोगों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है उनको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, जो एस्क्रो अकाउंट में पैसे रखे थे मैंने निकाल निकाल के। तो ये भी 10 दिन के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना, ट्रेंडिंग पीरियड में विंडो 10 दिन के लिए ओपन हुई, और नेक्स्ट 10 डेज में हमने क्या किया, पेमेंट वगैरह दे दिया। फिर हम दोबारा से एडवर्टीजमेंट करेंगे, जहां ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट किया था
कि ऑफर पीरियड अच्छे से हो गया है खत्म, स्मूथली गया, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। अब मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आया बच्चों? आया। अब चलो डेफिनेशन में। कौन सी वाली डेफिनेशन? मैंने सोचा डेफिनेशन में चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं वैसे डेफिनेशन तो हो जाएगी, डेफिनेशन तो हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन अब कुछ है नहीं। अब तुम्हें टेंडिंग पीरियड, टेंडिंग पीरियड समझ में आ गया। टेंडिंग पीरियड क्या है? वो 10 दिन जिसमें ये वाला ऑफर है ना, विंडो ओपन है ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। हाँ वो तो उधर प्रोफेशनल पढ़ाई रही थी ना। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। आज क्या क्या पढ़े एकदम शॉर्ट में बता दो। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 3 का सबसेक्शन, जो किसकी ट्रिगर की बात करता है? 25% की शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट की बात करता है, और साफ साफ बोलता है मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। मैंडेटरी ओपन ऑफर क्या बोलता है? इसका मिनिमम ऑफर साइज क्या होता है? 26%। सब रेगुलेशन 2 बोलता है ट्रिगर मोर देन 5 में, और अगर ये ट्रिगर दब गया तो आपको मिनिमम ऑफर साइज 26%। ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन में 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। एक्सप्लेनेशन में 2 इंपॉर्टेंट बातें, ग्रॉस एक्विजिशन लेंगे, और अगर इंक्रीज होता है फ्रेश इशू के कारण तो उसे भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, रेगुलेशन 2 खत्म होता है। 3 क्या बोलता है? हाँ वो तो 5 है, मैं तो अभी 3 में ही हूँ, तू आगे पहुंच गई। 3 क्या है? इंडिविजुअल लिमिट देखना है, और इंडिविजुअल में भी ट्रिगर लिमिट होती है तो उसे अकेले ओपन ऑफर का पूरा खर्चा उठा के देना पड़ेगा। 4 क्या बोलता है सबसेक्शन? वेरी गुड, प्रमोटर अगर ज्यादा शेयर्स ले लेता है, उसकी वो ट्रिगर लिमिट क्रॉस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सेबी आईसीटीआर की रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं कि भाई आपको डिसेंडिंग शोल्डर के शेयर्स लेने पड़ेंगे, तो फिर आपको ये ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। फिर 5 बोलता है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म लिमिट 25 की जगह क्या हो जाएगी? 49। सारी चीजें कॉपी पेस्ट लिमिट के हिसाब से। ठीक है, चलो ये 3 खत्म होता है। 4 छोटा सा था, अगर किसी का ऑलरेडी कंट्रोल है, वो शेयर्स खरीदने जा रहा है, तो पहले ओपन ऑफर फिर शेयर्स। ठीक है, 5 अभी पॉज था। 6 में आते हैं और दिमाग की दही हो जाती है ना। 6 बोलता है कि हमें मैंडेटरी ओपन ऑफर में नहीं जाना, क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत बड़ा पैसा। अच्छा आ रही में है ना, तो मैं अब उसको 25% की जगह क्या करना चाहता हूँ? 10% वाली लिमिट में आना चाहता हूँ। तो इन दैट केस कुछ कंडीशंस है वॉलंटरी ओपन ऑफर में आने की। पहला क्या है बताओ? ऑलरेडी 25% होना चाहिए। दूसरा 52 वीक्स पहले तक आपने कोई शेयर्स ना लिया हो। फिर ओपन ऑफर में ही लोगे, इसके अलावा कहीं और से नहीं लोगे। 6 महीने तक भी लेंगे नहीं, एक्सेप्शन अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं, और कंपीटिंग ऑफर किसी और को दे सकते हो, और बोनस भी मिल रहा है इन 6 महीनों तो एक्सेप्ट कर लेना भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विलफुल डिफॉल्टर और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, विलफुल डिफॉल्टर को कंपीटिंग ऑफर अलाउड है और इसको कुछ भी नहीं। फिर ये सारी इधर उधर की बातें समझ में आ गया पूरी प्रोसेस के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की सभा समाप्त।